66वीं का पार्ट 1, 66वीं का पार्ट 2, 65वीं का पार्ट 1, 65वीं का पार्ट 2, ये 4 वीडियो हो गया है। ये है 64वीं का, 64वीं का एक पार्ट अभी होगा और एक पार्ट फिर हम लोग कल डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। चलिए, पहला सवाल है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? चलिए, आंसर क्या होगा इसका? चलिए, बिहार में देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार में सरकार गठित हुई थी और उस सरकार में सबसे पहले जो था कांग्रेस को बहुमत मिला था 1937 का। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में सरकार गठन हुआ था और सरकार उस समय जब चुनाव हुआ था ना, तो उस समय बिहार में जो बहुमत मिला था वो मिला था कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी में बहुमत दल के जो नेता थे बिहार से, वो श्री कृष्ण सिंह थे। और श्री कृष्ण सिंह को जब आमंत्रित किया गया था सरकार बनाने के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया था। तब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट पार्टी जो थी वो सरकार बनाई थी, इंडिपेंडेंट पार्टी। और जब वो सरकार बनाई तो कुछ समय के बाद वो इस्तीफा दे दी और इस्तीफा देने के बाद फिर से श्री कृष्ण सिंह अपनी सरकार बनाई। लेकिन अपनी जब सरकार बनाई तब बिहार की जो सरकार थी वो 1938 में ही जाकर के क्या कर दी, इस्तीफा दे दी। और बिहार में, ऐसे तो पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ थी पूरे भारत में वो इस्तीफा दे दी थी 39 में जाकर के। इसलिए दे दी थी क्योंकि भारतीयों को बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था, इसीलिए इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन बिहार में जो स्पेशली दिया गया था, वो जो इस्तीफा दिया गया था केवल और केवल किसके कारण? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है, राजनीतिक बंदियों का छोड़ना। मतलब जो भी बिहार में राजनीतिक बंदी थी, मतलब जो भी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए थे, विद्रोह में भाग लिए थे, तो भारतीय बिहार का जो बना था सरकार, वो सरकारें कह रही थी कि बिहार में जो भी क्रांतिकारी नेता बंद हैं उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अंग्रेज नहीं माना, जिसके कारण बिहार की जो सरकार थी उस समय, तत्कालीन सरकार श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, उस समय मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के, तो वो क्या कर दिए कि इस्तीफा दे दी। पूरी सरकार ही, मंत्रिमंडल ही इस्तीफा दे दी। और उसके बाद फिर जाकर के पूरे भारत में भी इस्तीफा का सिलसिला चालू हो गया। मतलब पूरी तरह से बिहार के साथ साथ अदर जगह भी सारे लोग इस्तीफा देना शुरू कर दिए। बिहार में जो इस्तीफा हुआ, क्या बोले? हाँ, बन के, हाँ, पहला मोहम्मद यूनुस 1937 में वो सरकार बनाए थे। लेकिन 1937 में जब सरकार बनी थी तो फिर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे दिए थे क्योंकि उनकी पार्टी बहुमत में नहीं आ पाई थी। फिर जाकर करके श्री कृष्ण सिंह फिर से दोबारा मंत्रिमंडल का गठन किया अपने नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। जबकि मोहम्मद यूनुस जो बनाए थे वो इंडिपेंडेंट पार्टी के नेतृत्व में सरकारें बनाई थी। बहुमत तो आया था इन्हीं को, श्री कृष्ण सिंह को, मतलब कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये सरकार बनाने से इनकार कर दिए थे। तब उस समय के राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किए थे और बताए थे कि सरकार बनने के बाद अब बहुमत को आप साबित करिए। लेकिन ये बहुमत को साबित नहीं कर पाए मोहम्मद यूनुस, जिसके बाद वो इस्तीफा दी और फिर से कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी, ठीक है। और वो सरकारें जो इस्तीफा दी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, वो किसके कारण? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। चलिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि फरवरी, क्या बोले? विपक्ष का नेता कैसे होता है राज्यपाल? हाँ, तो वो डिपेंड करता है उस राज्य में किसकी सरकार है, तब तो पक्ष या विपक्ष होगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है। फरवरी 1938 में होगा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारणवश क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये छोड़ने के लिए बोल रहे थे और अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं था। बिहार सरकार ने कैदियों की रिहाई के विषय को लेकर के 15 फरवरी 1938 को क्या कर देते थे? त्यागपत्र दे देते थे। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। हाँ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। और इस आरंभ के बाद कांग्रेस जहां जहां जीती थी सारे जगह इस्तीफा देना शुरू कर दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि आप भारतीयों को बिना पूछे ही इस युद्ध में क्या कर दिए हैं? शामिल कर दिए हैं। इसी वजह से ये इस्तीफा देना शुरू कर दिए थे। उसके बाद है, ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में
शामिल करने का निर्णय लिया, जिसके विरुद्ध में कांग्रेस ने सरकार से क्या कर लिया, सहयोग समाप्त करने का निर्णय ले लिया कि अब सरकार अंग्रेजों को हम क्या करेंगे, सहयोग ना करेंगे, और जो अंग्रेजों के नेतृत्व में बनाई गई सरकार जो 35 का है पूरे भारत में, उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई थी वो सारे जगह से सरकार से सहयोग क्या कर लिया, वापस ले लिया। और इसी के विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेस पार्टी सरकार से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और उसी क्रम में बिहार से भी इस्तीफा पड़ा, लेकिन बिहार से इस्तीफा पहले पड़ गया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है साहब, चलिए सेकेंड सवाल है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि ऑप्शन में जाता तो आसान सवाल हो जाता, इसीलिए करके आपको टाइम किलिंग करवा दिया सवाल में ही। ठीक है ना, तो असहयोग आंदोलन के समय लोगों को शराब से परहेज करने के लिए आह्वान किए थे गांधी जी कि आप लोग शराब मत पिए, अगर शराब पीते हैं तो शराब का जो टैक्स होता है वो सरकार के पास जाती है, और सरकार क्या करती है कि उसी पैसा का प्रयोग कर करके हमारे ऊपर दमन की नीति अपनाती है, हमारे ऊपर शोषण करती है। ठीक है ना, इसीलिए करके शराब पीने से मना किया। तो उस समय बिहार की जो सरकारें थी, बिहार में जो गठित सरकारें थी, वो सरकारें लोगों को प्रेरित कर रही थी कि आप शराब पीइए, खूब शराब पीइए, मज़ा आएगा पीने में, है कि नहीं, अच्छा लगेगा पीने में, समझ रहे, प्रेरित कर रही थी। और लोगों को जागरूक करने के लिए ना, ये उस समय की बिहार की जो सरकार थी अंग्रेजों के नेतृत्व वाली, वो क्या की, जो एक लिस्ट जारी की कि बिहार में कौन कौन व्यक्ति शराब पी रहा है, कितना बढ़िया बढ़िया व्यक्ति शराब पी रहा है, तो आप क्यों नहीं पी रहे हैं, आए समझ, पीते जाइए शराब। ठीक है, ताकि हमको राजस्व आते जाए। तो ये बिहार की कहानी थी। ठीक है साहब, और सहयोग आंदोलन के समय की ये घटनाएं हैं। आगे समझ में बात है? चलिए, बस यहाँ से ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें नहीं हैं, बस इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी का जो था वो चंपारण 1917 में, जो तिनकठिया प्रथा का विरोध करने के लिए आए थे। ठीक है साहब, और इनको जो बुलाए थे राजकुमार शुक्ल बुलाए थे, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916? अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। उसी समय राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे, और गांधी जी से मिलने का सलाह जो राजकुमार शुक्ल को दिया था वो कौन दिया था? प्रताप पत्रिका के जो संस्थापक थे, कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। वो उनको सलाह दिए थे कि आप गांधी से जाकर के मिलिए, और फिर ये गांधी से लखनऊ में जाकर के 1916 में मिले, और फिर गांधी आश्वस्त किए कि हम ठीक है चंपारण आएंगे। और ये अप्रैल के महीने में फिर ये बिहार में आए और चंपारण गए, वहाँ के किसानों की जो दुर्दशा थी उसको देखा, क्योंकि वहाँ पर किसानों के साथ तिनकठिया व्यवस्था लागू की गई थी, और ये व्यवस्था नील की खेती के लिए थी, और नील की खेती वहाँ के किसान करना नहीं चाह रहे थे। करना इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि नील का जो पौधा हुआ करता था, करने का 2-3 कारण था। नील का जो पौधा हुआ करता था ना, उसकी जड़ें बहुत लंबी हुआ करती थी, और वो जड़ें वहाँ के भूमि को बंजर बना देती थी। दूसरी बात है कि नील के पौधों के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती थी, जिसके कारण उसकी लागत अधिक हो जाती थी। जबकि वो नील मार्केट में जब आता था तो उसका कॉस्ट, उसका मूल्य जो होता था कम मिलता था, सरकार किसानों को बचत ही नहीं हो पाता था। दूसरी बात है। तीसरी बात है कि ब्रिटेन में जब औद्योगिकी क्रांति आ गई थी, मतलब उद्योग धंधा लगना शुरू हो गया था, कारखाना लगना शुरू हो गया था, तो नील की मांगें घट गई थी। क्योंकि नील का जो प्रयोग होता था ना, ये कपड़ा को रंगने के लिए किया जाता था, कपड़ा का कलरफुल बनाने के लिए, क्योंकि जितना भी कपड़ा बनता था वो सारे कपास का बना करता था, और कपास का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। तो उसको कलरफुल बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए ना, ये नील का प्रयोग होता था। लेकिन जो ही औद्योगिकी क्रांति ब्रिटेन में आ गई, तो ब्रिटेन में औद्योगिकी क्रांति आने के बाद वहाँ तो मशीन के द्वारा
कृत्रिम कलर तैयार शुरू हो गया, मशीन के द्वारा कपड़ों का कलर किया जाना शुरू हो गया, तो नील की मांग ही कम हो गई, जिसके कारण किसानों का लागत अधिक हो गया, बिक्री कम हो गया, सेकेंड नंबर इसको पैसा कम मिलता था उसका, जिसके कारण किसान खेती करना नहीं चाहते थे। और सबसे बड़ा कारण ये था कि किसानों की भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। और 3 कट्ठा व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि किसी किसान के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसके 3 कट्ठा में नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। अब देखिए नील का पौधा मान लीजिए कि इतना बड़ा हो, मान लीजिए ये पौधा हो गया नील का और यहाँ तक इसकी जड़ें हैं अंदर तक, तो बताइए कि ये जड़ें यहाँ तक अगर आ गई तो नमी पानी का जो होगा मिट्टी का यहाँ तक का ये अवशोषित कर लेगा। अब जब हम इस नील के पौधे को काटेंगे, यहाँ से काटे और जब जुताई करेंगे तो यहाँ से करेंगे, मान लीजिए इतना अंदर किए तो यहाँ तक पौधा ये कट गया, लेकिन नीचे का पौधा का जो जड़ें था क्या हो गया, अंदर ही रह गया। तो ये धीरे धीरे जब उस पर और भी कई बार फसल लगाया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि नीचे का जो भूमि होगा ना उसमें केवल जड़ ही जड़ हो जाएगा, मिट्टी की जो मात्रा होगा बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसीलिए करके किसान करना नहीं चाह रहे थे। तब गांधी जी अपने पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे वो चंपारण की ही धरती पर 3 कट्ठा व्यवस्था के कारण ही किए थे। ठीक है साहब, इनको जो बुलाए थे, ठीक है साहब, थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार स्पेशल में भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल हम चाहते हैं, कितना बार रिकॉल करवा दें, हम चाहते थे इसको स्क्रिप्ट कर सकते थे कि बिहार स्पेशल में पढ़ा है, हिस्ट्री में भी और भी जगह बताए हैं, तो चाहते हैं कि बार बार आप देखें और चीज़ें आपको रिपीट हो जाए, आत्मसात हो जाए। चलिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ हुआ, चंपारण में हुआ। लेकिन यही पूछेगा कि उन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है साहब, भारत की धरती पे चंपारण, और अगर पूछा जाए तो पूरे ओवरऑल तो अफ्रीका की धरती पर। ठीक है, चलिए 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना आए राजकुमार शुक्ल के साथ, और 10 अप्रैल को वो रुके थे मजरुल हक के घर पर, पटना में रुके थे। और फिर वहाँ से जब निकले तो जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, ये सारे लोग उनके साथ निकले। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर पहुँचे, फिर वहाँ से जाकर के ये चंपारण पहुँचे। और चंपारण ये जब पहुँचे तो वहाँ पर देखिए कि आसामी बार व्यवस्था का हिस्सा क्या है, 3 कट्ठा व्यवस्था है। मतलब 3 कट्ठा जो व्यवस्था था किस हिस्सा का था, आसामी बार व्यवस्था। ठीक है, नील की खेती के लिए ये 3 तरह की व्यवस्थाओं को अपनाते थे। एक आसामी बार व्यवस्था जिसमें 3 कट्ठा व्यवस्था शामिल था। उसके बाद जिरात व्यवस्था, जिरात व्यवस्था में नील्हे स्वयं रैयतों के बैल हल एवं ज़मीन लेकर के अपनी देख रेख में नील की खेती कराते थे। नील्हे मतलब समझते हैं, मतलब वो अंग्रेज जो नील की खेती किसानों से करवाता था, नील्हे कराता था, वो क्या कर लिया, किसानों का ज़मीन ले लिया, किसान का बैल, किसान का हल ले लिया, और किसानों को मजदूरी देकर के किसानों से ही काम करवाता था। यह कहलाए कौन सा व्यवस्था, जिरात व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था, जिरात व्यवस्था। नील किसानों की स्थिति का जो वर्णन मिलता है दीन बंधु मित्र का जो किताब है, कौन सा, नील दर्पण। ये इतना बार हुआ होगा कि सबको आत्मसात हुआ होगा। चलिए, राजकुमार शुक्ल चंपारण के किस गांव के थे, मुरली भरहवा गांव के, मुरली भरहवा गांव के किसान थे। ठीक है साहब, और राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने का सलाह कौन दिया था, गणेश शंकर विद्यार्थी दिया था, जिसने प्रताप पत्रिका का संपादन किया था। साहब इस बात को याद रखेंगे। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं थी, इनको राजेंद्र प्रसाद खुद अपने हाथों से लिखे किताब जिसमें है सत्याग्रह इन चंपारण। राजकुमार शुक्ल 25 वर्ष तक एमन नामक अंग्रेज अधिकारी से क्या करते रहे, लड़ते रहे। ये एमन अधिकारी जो था ये चंपारण में खास करके नील की खेती करवाने के लिए नियुक्त किया गया था, एमन को चंपारण में। और ये आदमी कुछ सही था नहीं, ठीक है, बड़ा हरामी प्रवृत्ति का था ये कहा जाता है कि जब इसको कभी भी पार्टी करने का मन हुआ करता था ना, तो गांव से चंदा लेकर के ये पार्टी क्या करता था। इसका जब तबीयत खराब होता था ना, तो खुद का इलाज करवाने के लिए किसानों से, मजदूरों से, पूरे गांव से चंदा करता था कि मेरा इलाज करवाओ। ऐसा ही आदमी था, समझ रहे बात को। इस तरह का, इस स्वभाव का व्यक्ति था। मतलब 1 रुपया भी खर्च करने के लिए चाहता नहीं था। मतलब हर चीज़ जो करता था ना, और जो अगर नहीं देता था ना तो उसको फांसी का सजा वगैरह दे देता था। ये समझ रहे, इस तरह से जेल में डाल देता था उठा करके, समझ रहे। कहा जाता है कि कभी किसी के घर पे ये चला गया, एमन किसी के घर पे चला गया, और उस घर का जो मालिक हुआ करता था, इसके घोड़ा को पकड़ने नहीं आता था ना। पकड़ने का मतलब क्या, वो अगर
दरवाजे पर आया तो सम्मान करना है कि मतलब वो पहुंचा तो आप उसके घोड़े के लगाम को पकड़ के खड़ा रहिए, जी मालिक आ गए आप, चलिए उतरिए आप, समझ रहे, मतलब आदारने के लिए उतरिए, पधारिए आप मेरे यहाँ। अगर ऐसा जो नहीं करता था ना तो उसको उठा के सीधा जेल में बंद कर देता था, ऐसा ही व्यक्ति था। और राजकुमार शुक्ल ऐसे व्यक्ति से 25 वर्षों तक केस लड़ते रहे, ठीक है। और 25 वर्ष तक जब केस लड़े और जब इनका मृत्यु हो गया था राजकुमार शुक्ल का 20 मई 1929 को, तो यमन जो है इनके मृत्यु पर 300 रुपये श्राद्ध के लिए भेजा था। और इन्होंने कहा कि ये राजकुमार शुक्ल चंपारण का अकेला मर्द था, क्योंकि इसके अत्याचार के सामने सारे लोग घुटना टेक दिए थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल ऐसे व्यक्ति थे जो इसे 25 वर्ष तक लड़ते रहे, इसीलिए लास्ट में सोचा कि ना था तो आदमी यही एगो लड़ने वाला, ठीक है। इसी वजह से ये 300 रुपया इसके श्राद्ध में भेजा था, ठीक है सर। हाँ, ना इस बार ये अपने जेब से दिया था, पहली बार तो अपना जेब से निकाला है। हाँ चलिए। अतः सदैव सहमति के साथ और अवसर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वर्ड्स कहा जाता है। किसने कहा था? व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था? क्या होगा? इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। देखिए ये कहना क्या चाह रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा कि भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार जो है वह वाणिज्य मंडलों के निर्देशों पर अवसर के हिसाब से चलती है। मतलब जो उद्योगपति है ना उसके हिसाबों से, उसके निर्देशों पर चलती है भारत सरकार। उस समय की अंग्रेजी सरकार के बारे में बोल रही है। ये केवल गरीबों मजदूरों के हितों के बारे में नहीं सोचती है, केवल और केवल जो ये सोचती है ना, केवल उद्योगपति के बारे में सोचती है। जो वैसा वहाँ से जो इसको निर्देश मिलता है उसी ढंग का ये काम करती है अंग्रेजी सरकार, ठीक है। और अवसर के साथ हमेशा ये क्या करती रहती है? बदलते रहती है। इसीलिए इसे व्हाइट मैन वर्ड्स कहा जाता है, मतलब मौका प्रस्त। क्या? मौका प्रस्त, ठीक है। तो ये कथन जो कहा, कौन कहा? सच्चिदानंद सिन्हा कहा साहब, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। बस इतना ही पॉइंट इसमें था, ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन है नहीं। चलिए, क्योंकि तो कथन था सीधा। चलिए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? क्या होगा आंसर? बिहार होगा। चलिए, बिहार होगा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़े थे कि कितना जनजातीय आंदोलन पढ़े थे। कोल पढ़े थे हम लोग, पहाड़िया पढ़े थे, संथाल पढ़े थे, मुंडा पढ़े थे, हो पढ़े थे, चेर पढ़े थे, है कि नहीं? ये सारे पढ़े थे। ये सारे क्या था? जनजातीय आंदोलन था। और बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने बिहार में ही जनजातीय आंदोलन किया था। अदर भी जगह हुआ था लेकिन उसमें बिहार सबसे प्रमुख था, ठीक है साहब। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, थोड़ा सा बिहार का जुड़ा हुआ कुछ विद्रोह है जिसमें आप देख लीजिए। कोल विद्रोह आपको पता ही है, 1831 में बूधो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर और सिंहभूम, छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्रों में ये विद्रोह चला था। और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या हुआ करता था? आदिवासियों का। देखिए, जो भी आदिवासी आंदोलन हुआ उसका कमोबेश एक ही रीजन रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? उसके जमीनों पर अधिकार कर लिया गया। आदिवासी का पूरा जीवन यापन जो था वो जंगल पर ही डिपेंड रहा करता था। पूरा जीवन यापन जंगल पर डिपेंड रहा करता था। जैसे कि जंगल में रहना, जंगल के फलों को तोड़ के खाना, जंगली जानवरों को मार के खाना, जंगल की लकड़ी को काट करके बाजार में बेचना और कुछ नगद कमाना। इसके साथ साथ जंगल के लकड़ी को काट कर करके बेचना। और इसके साथ साथ हुआ क्या करता था कि जंगल में अपने पशुओं को ये लोग चराया करते थे। मतलब एक तरह से समझिए तो पूरा इसका जीवन जो था ना एक तरह से जंगल पर ही डिपेंड रह गया था, जिसके कारण जंगल ही इसका सर्वे सर्वा चीज़ें था। लेकिन ये अंग्रेज क्या कर दिया कि पशु को चराने पर जंगल में रोक लगा दिया, जंगल में लकड़ी काटने से रोक लगा दिया। इसके साथ साथ इसके ज़मीन को हड़प लिया। उसके बाद सबसे बड़ी बातें क्या थी? इसके धार्मिक जो चीज़ें थी, धार्मिक प्रवृत्तियाँ जी थी, जो इसके रीति रिवाज थे, उन पर भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और प्रयास कर रहा था कि ईसाई धर्म का जो भी चीज़ें हैं उस पर थोपा जाए। जिसके कारण ये आदिवासी लोग इन सारी कारणों से बिहार में विद्रोह किए थे। उन विद्रोह में आप देख लीजिए, कोल विद्रोह 1831 में बूधो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्रों में हुआ था।
संथाल विद्रोह आपको पता है 1855-56 में। कई बार सवाल ऐसा भी आएगा कि वह कौन सा विद्रोह था जो 1857 की क्रांति से पहले बिहार में चल रहा था। तो इस तरह से सवाल आपको पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति 57 में हुई थी, और देखिए 55 से 56 बिहार में कौन सा जनजातीय आंदोलन चल रहा है? आदिवासी आंदोलन, संथाल आंदोलन चल रहा है, संथाल विद्रोह कर रहा है। और इसका कौन क्या था विद्रोह? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ठीक है, ये किसके बेटे थे? चुन्नू मांझी के बेटे थे। चुन्नू मांझी के ये बेटे थे, और ये रहने वाले थे भोगनाडीह का। कहाँ का? भोगनाडीह, यही ना साहब? बिहार स्पेशल में सारे बातें पढ़ाए हुए हैं। भोगनाडीह के ये रहने वाले थे। ये चारों भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाई थे। ठीक है साहब, और ये भी जो कारण बताए उसी कारण के ये भी शिकार थे, और ये भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो इस आंदोलन में चांद और भैरव को अंग्रेजों ने गोली मार दिया, जबकि सिद्धू और कान्हू को बरहत में जा कर के फांसी दे दिया। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिए, 2 भाई को फांसी और 2 भाई को गोली मार दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद पहाड़िया विद्रोह आपको पता है 1778 और 79 में चला था, और इसका मेन जो नेतृत्व कर रहे थे पहाड़िया का, वो कौन थे? तिलका मांझी। इसीलिए करके इनको कहा जाता है जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी को क्या कहा जाता है? जबरा पहाड़िया कहा जाता है। और ये जो विद्रोह चला था भागलपुर के क्षेत्रों में चला था। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। और बाद में जा करके आपको पता है कि तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था। चलिए साहब, ताना भगत विद्रोह 1914 में आपको पता है जतरा भगत के नेतृत्व में चला था। यह भी बिहार के क्षेत्रों में चला था, बिहार झारखंड के क्षेत्रों में। फिर देखिएगा कि मुंडा विद्रोह 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला था, और इस मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है साहब, चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी बिहार स्पेशल में भी बहुत सारी चीज़ें करवाए हैं, अलग अलग आंदोलन को, अलग अलग चीज़ों को, और बिहार स्पेशल में लिखाए भी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? किसके कारण? रोलेक्ट सत्याग्रह। रोलेक्ट सत्याग्रह। आप देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आप 66वीं 65वीं 64वीं तक आ गए, आपको एक सवाल हर में देखने के लिए मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, आप कांग्रेस का अधिवेशन उठा करके देख लीजिए, तो हर सेट में, हर प्रीवियस ईयर में 1-2 सवाल कांग्रेस के अधिवेशन से दिया मिल रहा है। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो भी, वो भी आपको हर जो है सो प्रीवियस ईयर में मिल रहा है। तो आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें वर्तमान में करके जाना है। ठीक है साहब, चलिए तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा, आपको पता ही है क्या हो जाएगा? रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। अब समझिएगा कि ये एक्ट लाया क्यों गया था और क्या चीज़ें था। कि प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 तक चला था, और भारतीयों को इसमें आश्वासन दिया गया था जब 1914 में शुरू हुआ था आंदोलन, सॉरी विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तब भारतीयों से कहा गया था कि देखिए साहब, अगर 14 में यानी प्रथम विश्व युद्ध में अगर आप हमें मदद करते हैं, भारतीय लोग आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, जिस भी तरह से अगर आप हमें कोऑपरेट करते हैं, तो अगर हम क्या कहते हैं जीत गए हैं, तो भारत को स्वतंत्र करने या डोमिनियन स्टेट्स घोषित करने के बारे में सोचेंगे या कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह की बातें। तो भारतीयों ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया कि चलो कुछ दिन की बात है, अगर ये जीत गया तो हमें आज़ाद कर देगा। तो इसीलिए करके भारतीय भी इसको मदद कर रहे थे, और इसके साथ साथ गांधी जी जैसे लोगों ने भी इनका समर्थन किया। गांधी जी लोगों को, जो युवा लोग थे उसको जो है सो पूरा जो है सो प्रेरित करके, पूरा उत्साहित करके, ठीक है ना, मोटिवेट करके उसको बोल रहे थे कि अंग्रेजी सेना में आप क्या होइए, भर्ती होइए। इसीलिए करके गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, या फिर भर्ती करने वाला एजेंट कहा गया, या फिर ये कहे कि भर्ती करने वाला दलाल। तीनों एक ही शब्द है, तीनों शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है साहब, इसीलिए करके उनके ऊपर ये क्या कहते हैं आरोप लगा था। लेकिन जब 1918 में ये आंदोलन समाप्त हुआ, तो भारतीय लोग उसको याद दिलवा रहा था कि भैया आप तो बोले थे जीत जाएंगे, तो आप तो जीत भी गए, अब कौन चीज़ का इंतजार है। जैसे कि वर्तमान बिहार सरकार बोला था कि ऐते के साथ पहला कैबिनेट में 10 लाख का सिग्नेचर करेंगे नौकरी का। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए कि जो बिहार के जो वर्तमान नेता हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं, वो आवेंगे तो उनसे पूछेंगे ना कि भैया आप तो पहले बोले थे पहले सिग्नेचरवा में 10 लाख गिरेगा नौकरी,
है कि नहीं? तो कहाँ गया ये, याद दिलवाते ना हम लोग। उसी तरह से 1918 में भारतीय लोग उसको याद दिलवा रहे थे कि आप कहाँ हैं, आप जो बोले थे स्वतंत्र करेंगे कहाँ हैं। तो लोग धीरे धीरे सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। लेकिन जब सड़क पे उतरना शुरू किया तो अंग्रेज़ क्या किया कि सोचा कि ओ ये याद हमको दिलवा रहा है, नहीं तो रुको थोड़ा बढ़िया से याद दिलवा देते हैं। उन्होंने एगो एक्ट लिया है, रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट, ये रॉलेक्ट एक्ट जो था ना, एक ऐसा कानून था जो भारतीयों को पूरी तरह से बांधने का प्रयास किया था कि इसमें इसको कहा जाता है बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून। मतलब ना आप दलील दे सकते हैं, ना आप अपील कर सकते हैं और ना ही आप वकील रख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर करके ये ऐसा कानून था, इसलिए लाया गया था कि कोई भी भारतीय अगर विद्रोह करता है या विद्रोह करने का प्रयास करता है या फिर विद्रोह में शामिल होता है या विद्रोह करने के लिए सोचता तक भी है तो उसको उठा कर करके सीधे जेल में डाल देना है। ये इस प्रकार का कानून है। और इसके लिए रॉलेक्ट एक्ट के तहत स्पेशल एक कोर्ट बनाया गया था, स्पेशल एक कोर्ट बनाया गया था और इस कोर्ट में 3 जज को रखा गया था, ठीक है। और कहा जाता है कि अभी भी भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। और उस समय भी भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय जो होता था, अपीलीय मतलब समझते हैं कि कोई निचला अदालत चाहे जिला अदालत या फिर हाई कोर्ट आपको फांसी की सज़ा दे दिया, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है कि ये जो सुना गया ना सज़ा जो दिया है ये गड़बड़ दिया है, हम निर्दोष हैं, और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सुना दिया तो उससे ऊपर कोई कोर्टे नहीं है, वो अगर सुना दिया तो समझ जाइए आप दोषी हैं, सीधा बात है, चाहे आप निर्दोष रहिए या जो भी हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ये ऐसा कोर्ट था जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा था, समझ रहे हैं? मतलब इसके तहत, रॉलेक्ट एक्ट के तहत कोई भी गिरफ्तार होता था तो अगर ये कोर्ट फांसी दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। और इसको कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। मतलब आप दलील भी नहीं दे सकते, आपके पास सबूत है कि आप निर्दोष हैं, आपके पास सबूत है कि आप 2:30 बजे इस क्लास में पढ़ रहे थे, अब बगल के दुकान में 2:30 बजे चोरी हो गया, आप सबूत दे रहे हैं, देखिए 2:30 बजे हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम कैसे चोरी करेंगे 2:30 बजे। लेकिन वो बोल रहा है ना चोरी करवे क्या है तुम, तो आप अपना दलील भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा समझे बात। बिना अपील, आप दूसरे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप वकील रख करके बहस भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए करके इसको कहा गया बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून। और इसीलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, ठीक है साहब। इस तरह की ये चीज़ें थी। और इसी एक्ट के तहत 6 अप्रैल, ये तो मार्च, ये जो लाया गया था ना रॉलेक्ट एक्ट, मार्च 1919 में लाया गया था, ठीक है ना। और इसी का विरोध में ना 6 अप्रैल 1919 को ना पंजाब में सतपाल, डॉक्टर सतपाल और वहाँ का था सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों इसका विरोध कर रहे थे। 6 अप्रैल को विरोध कर रहे थे, 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया, उठा के जेल में चल दिया, ठीक है, जेल में चल दिया। 10 अप्रैल को वहाँ का जो जनता था ना इसके सपोर्ट में आंदोलन करना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल को आंदोलन करना शुरू कर दिया, वहाँ के जनता सड़क पे उतर गया, जुलूस निकाल लिया। तो अंग्रेज़ क्या कर दिया, जनता पे गोली चलवा दिया, वहाँ मारे गए कुछ लोग, जिसके कारण उस समय जो गोली चलाया गया था और सतपाल को गिरफ्तार किया गया था, उसी के कारण जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक सभा हो रही थी, 13 अप्रैल 1913 को, और 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है साहब। और उसी समय जनरल ओडायर को ये पता चला कि वहाँ पर अंग्रेज विरोधी गतिविधि हो रहा है, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कुछ साजिश रचा जा रहा है। और इसको जो सूचना दिया था वो एगो हंसराज, ये हंसराज था, समझे ना। ये रहता तक हंसे जब तक मुंडी मचोड़ देता ठीक रहता, ठीक है ना। यही जाके बोला था, हाँ, भारतीय हो करके बताइए ना, हाँ, धोखेबाज कहीं का, हाँ हाँ हाँ, अधिकतर ऐसा ही चल रहा था। लेकिन ये कैसा गड़बड़ किया बताइए, पूरे सहभाग जानकारी दे दिया, हाँ, ये गड़बड़ कर दिया ना, जो थाली में खा रहा था वही में छेद कर दिया पगलावा। यही जा करके जानकारी दे दिया जनरल ओडायर को जब ये दे दिया ना सूचना, तो आकर के जनरल ओडायर इस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जिसके बाद इस तरह की जालियांवाला बाग जैसे घटनाएं जो है सो हो गया। चलिए साहब, ये सारी बातें समझ में आ गया ना।
चलिए कुछ देख लेते हैं। जब ये घटनाएं हो गई साहब, तब आपको पता है कि नाइटहुड की उपाधि जो थे ये त्याग दिए थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ये नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। और गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी, ठीक है साहब, ये त्यागे नहीं थे, ठीक है ना। चलिए हाँ हाँ, कैसर है वो गांधी जी। उसके बाद देखिए इनकी प्रमुख कीर्ति जो था किनका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। आपको पता है कि होम एंड वर्ल्ड, गीतांजलि, विसर्जन, ये सारी इनकी पुस्तकें थे। गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। शंकर नायर जो था वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। जमुना लाल बजाज जो थे वो राय बहादुर की उपाधि त्याग दिए, ठीक है साहब। ये सारे लोग त्याग दिए अपने अपने उपाधि उसके विरोध में। उसके बाद इसकी जांच करने के लिए एक हंटर आयोग बना। कौन बना? हंटर आयोग बना, जिसमें 3 भारतीय को शामिल किया गया था। चीमनलाल सीतलवारा, साहबजादा सुल्तान अहमद को, यहाँ डॉट नहीं होगा, डॉट यहाँ होगा, अहमद को, और जगत नारायण को शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद अपने जांच करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज पर ये भरोसा नहीं करते, तो उसको पता है कि हंटर आयोग बना है ना, तो केवल ये जो अभी जला है ना, अभी जो घटनाएं हुई हैं, केवल ये जब तक है तभी तक उसको रोकने के लिए, बाकी क्या रिपोर्ट आएगा सबको पता था, ठीक है ना। इसीलिए करके खुद कांग्रेस पार्टी जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, और उसमें नेहरू और गांधी को शामिल कर करके 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी, ठीक है साहब। और इस घटना के समय वायसराय जो था कौन था? चेम्सफोर्ड था। और भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। कौन था? मॉन्टेग्यू, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान में रखना। बाकी जो घटना का क्रम था उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया गया है कि सतपाल और किचलू को 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। 6 अप्रैल को विरोध कर रहे थे सतपाल किचलू, 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। 10 अप्रैल को फिर सड़क पर जुलूस निकला था, और 13 अप्रैल को फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। जलियांवाला बाग जो था ना, वो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था। किसका संपत्ति था? जल्ली नामक, जौ से जलिया जौ से जल्ली, ठीक है ना साहब, याद रखिएगा। और जब ये घटनाएं हुआ था ना, तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन का 2 सदन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन्स, जिस तरह से हमारे यहाँ संसद होता है लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से वहाँ होता है लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था ना, वो क्या किया था कि डायर का समर्थन किया था और बदले में 26,000 पाउंड उसको इनाम दिया था। बहुत बढ़िया किया जलियांवाला बाग कांड करके, ठीक है। तनी और 10-20 आदमी को मार देता, ठीक रहता है कि नहीं। इस तरह से मतलब उसका सपोर्ट किया था, जबकि हाउस ऑफ कॉमन जो था ना, उसका विरोध किया था। उसका क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है साहब। लेकिन उधम सिंह भी नहीं माना। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को डायर की हत्या कहाँ जाके कर दिया? लंदन में। ये साधु बन गए, महात्मा बन गए, ठीक है। और लंदन में जब धर्म सम्मेलन आयोजन हो रहा था ना, तो ये गीता को ले गए थे। गीता होता है मोटा, तो उसके अंदर के पेज को, इधर वाला पेज इधर वाला छोड़ दिया, अंदर के पेज को रिवॉल्वर के डिजाइन में काट के और उसमें रिवॉल्वर डाल के किताब बंद कर दिया। पता ही नहीं चला किताब में क्या है। वहाँ चेक चाक हुआ, देखा हो साधु महात्मा है, किताब खाली लेके जा रहा है, जाओ अंदर, ठीक है। और जब वो भाषण देने के लिए मंच पे गए, बगले में डायर बैठल था, समझ रहे, बस डायर पर निकाल के तुरंत फायर शुरू कर दिया, कि नहीं। हाँ हाँ, तो डायर पहुंच गया 13 मार्च 1940 को क्षुद्रग्रह पे, ठीक है ना। हाँ, और फिर जाकर के उधम सिंह भी बेचारे को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। आज समझ बात। चलिए हो डेट उल्टा, देखिए 13 है ना, 1 3 है, देख लीजिए। अब फिर वो समय नहीं बोलना है कि सर उल्टा है, खाली वैसा नहीं बोलना है, ठीक है। वो हम बूझ रहे हैं, वो हम आपकी बातों को बूझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को बूझ रहे हैं। ये क्या हो गया हो? एक मिनट रुकिए। हाँ, चलिए अगला है सरकार के विरोध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह किस उम्र के थे? किस उम्र के थे? अब देखिए ऐसे पूछता है, इसीलिए करके, और हम ऐसे बताए भी हैं, और खुदीराम बोस में भी ऐसे बताए हैं, ठीक है साहब।
अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा इसका आंसर होगा। अब देखिए एडजेक्टिव नहीं पूछा, अब ये पूछा कि थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, ये कौन मतलब है? नमक है क्या? गजब हाल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनसे जुड़ा हुआ चीज़ें। चलिए देखिए, भगत सिंह केंद्रीय विधानसभा में जाकर के बम फेंके थे और वो कह रहे थे कि हम, और वो खाली बेंच पर फेंके थे। कहना ये चाह रहे थे कि हाँ सरकारें जो है सुनती नहीं है जो हम कहना चाहते हैं, इसीलिए बाहरी सरकारों को हम सुनाना चाह रहे हैं। ठीक है साहब, भगत सिंह। और भगत सिंह 21 आयु से कुछ अधिक उम्र, ठीक है, में ये बम फेंक दिए थे, बड़ी जोर से फेंके थे। ठीक है ना। भगत सिंह का जो जन्म हुआ 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उसके बाद देखिए 1926 में भगत सिंह नौजवान सभा का गठन किए थे। राष्ट्रवादी संस्थाएं थे, जो उग्र राष्ट्रवाद की संस्थाएं थी, उसमें ये शामिल थे। ठीक है, लोगों को प्रेरित कर रहे थे, युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि संस्था से जुड़िए और राष्ट्र विरोधी जो गतिविधि है और अंग्रेजों के खिलाफ उसको जारी रखिए। 1928 में भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किए। ठीक है सर, रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किए। इसके प्रमुख सदस्य जो थे छबिल दास, यशपाल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चंद्र बोहरा, ये सारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे? ये सदस्य थे। लेकिन याद रखिएगा इससे पहले 1924 में ही संगठन का स्थापना हो गया था, लेकिन उसमें सोशलिस्ट शब्द नहीं था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था 1924 में। और 28 में जाकर के इन्होंने नाम दिया इसका भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे इसको नाम चेंज करने में। और ये भगत सिंह बम क्यों फेंक दिए थे, सो सुनिए कि भगत सिंह ना मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने, जो भी मौलिक अधिकार ऐसे तो मिला था नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत मिला था ना उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण। और इसके बाद दूसरी बात क्या था कि ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल और तथा पब्लिक सेफ्टी बिल, माने लोगों की सुरक्षा नीति को लेकर के जो बिल पास किया जा रहा था, उसके विरोध में केंद्रीय विधानसभा में क्या फेंके थे? बम फेंक दिए थे। और बम फेंकने के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी और गांधी के बीच समझौता हुआ था। और इस समझौता में ये कहा गया था, गांधी जी ये रखे थे कि बातें कि जितना भी भारतीय लोग जेल में बंद है, जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं, उन सारों को जेल से क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन इरविन बोला कि भैया कोई बात नहीं है, हम पूरे भारत के लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि उसको भी पता था कि उस समय भगत सिंह की जो रणनीतियाँ थी और जिस तरह से वो अंग्रेजों के लिए ना बड़ा क्या कहते हैं खतरनाक साबित हो रहे थे, जिसके कारण ये चाह रहे थे कि भगत सिंह को किसी तरह से हटाया जाए। और गांधी जी उस पर कहे भी थे कि भगत सिंह ने हिंसा के राह को अपनाया है और उन्हें उनकी गलती का सज़ा मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंसा का कोई भी जगह मेरे पास नहीं है, इसीलिए करके ये उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किए थे। और बाद में जा कर के 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, जिसके कारण गांधी जी का विरोध भी हुआ। लाहौर में, पंजाब में पूरा विरोध हुआ था। काला झंडा गांधी जी को दिखाया गया था कि अगर भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया तो फिर आप क्यों ये समझौता पर हस्ताक्षर किया? आप समझौता नहीं करते, आप अनशन पे बैठते, क्यों नहीं बैठे? सुभाष चंद्र बोस अगर जीत जाते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को, तो आप मुँह फुला लेते हैं, बताइए। हाँ, और अभी कहा ना मुँह फुला लिए है, हाँ, जखन फुलाना चाहिए तखन फुलाते नहीं हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें थी। ठीक है साहब, चलिए उसके बाद भगत सिंह नारा दिए थे साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब इनका नारा था। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, 31 कितना हो गया? 24। बम फेंकने की बात था, मृत्यु का था, बम फेंकने की बात थी। चलिए, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे जब क्या, बोलिए?
बताए हुए हैं। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, गवाही बनाया था, बताए थे ना वीडियो में। बिल्कुल, तो इसी में, ठीक है साहब। और एक बार सवाल ये भी पूछा गया था कि बाल गंगाधर की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। तो किसने उनको कंधा दिया था, उनके लाश को किसने किसने उठाया था? हाँ, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है साहब। ये सवाल यूपी पीसीएस में पूछा गया था। चलिए साहब, चलिए, कहना कहाँ है छो, चलिए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है कि तिलक जी को सबसे पहला नंबर तो रैंडे हत्याकांड में इनको अभियुक्त घोषित किया गया था, जिसके कारण जब वो बाहर निकले तो पूरा हीरो बन के निकले बाहर, है कि नहीं? उसी समय उनका नाम राष्ट्र स्तर पे चलने लगा था, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेज से डरे नहीं थे, ठीक है ना। और तिलक जी ने लोगों को संगठित करने के लिए, लोगों के बीच में अपना पहचान बनाने के लिए, लोगों के बीच में अपना पैठ जमाने के लिए और लोगों को संगठित करने के लिए इन्होंने गणपति महोत्सव मनवाना शुरू कर दिए, ठीक है। ये गणपति महोत्सव, गणपति बप्पा मोरिया जो बोलते हैं ना, वो यही शुरू करवाए थे, ठीक है ना। और 1895 में ये शिवाजी उत्सव मनवाना शुरू कर दिए थे, ठीक है साहब, याद रखिएगा। तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक, ठीक है, असंतोष का जनक या अशांति का पिता, ठीक है, ये यही बोले थे। इसलिए बोले थे क्योंकि ये उग्र दल के नेता थे, है कि नहीं। ये सीधा मार फाड़ जानते थे, समझ रहे हैं, कोई डिफेंस नहीं, आओ सीधे मारते जाओ, है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें। इसी वजह से वैलेंटाइन सिरोल इसे भारतीय असंतोष का जनक कहा था, ठीक है। तिलक का जो प्रमुख पत्रिका है उसको याद रखिएगा कि मराठी जो ये था, मराठी में केसरी, अंग्रेजी भाषा में मराठी पत्रिका, और गीता रहस्यमय पुस्तकों की इन्होंने रचना की। गीता रहस्यमय की पुस्तकों की रचना इन्होंने जेल में किए थे, क्योंकि ये जब केसरी और मराठी निकाले थे ना, तो अंग्रेजों का कहना था कि ये राष्ट्रवादी किताबें हैं, मतलब लोगों को, युवाओं को प्रोत्साहित करता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, बम वगैरह फोड़ने के लिए। और इसी को पढ़ करके ना खुदीराम बोस बम फेंका है, ठीक है। उनका ये कहना था कि केसरी और मराठा को ही पढ़ के खुदीराम बोस क्या किया है, बम फेंका है। इसीलिए करके सबसे बड़का दोषी कौन है, तिलक है पहला नंबर, ठीक है। इसीलिए करके तिलक को पहले क्या कर दिया, जेल दे दिया। और जब बम फोड़ा तो तिलक और भी उसको सपोर्ट कर, वाह बढ़िया किया, 2-4 और फोड़ देता, ठीक रहता है कि नहीं। इसीलिए करके उसको सपोर्ट कर दिए तिलक जी। इसीलिए करके तिलक जी को 1908 में गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया, बर्मा के मांडले जेल में। अब मांडले जेल में जब गए तो बैठल नहीं रहे, वहाँ जेल में लिख दिए गीता रहस्यमयी, ठीक है ना, ये लिख दिए बैठ करके। अब फिर 1914 में जेल से बाहर आ गए, ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इनके साथ 1916 में ही मद्रास में एनी बेसेंट जो है सो वो स्थापना की थी होम रूल का। मद्रास में याद रखना है एनी बेसेंट, और पुणे में जो है सो तिलक जी किए थे, ठीक है ना। लोकमान्य की उपाधि का जो उनको बोला जाता है, लोकमान्य की उपाधि दिया गया था, तो इसका अर्थ होता है लोगों का नायक, ठीक है। 1908 में खुदीराम बोस के बम कांड के समर्थक होने के कारण 1908 में बर्मा के मांडले जेल में उन्हें डाल दिया गया था, और 6 वर्ष के बाद जून 1914 में रिहा हुए थे। और ये भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल गए थे, इस बात को याद रखिएगा। उस समय ये भारत के पहले व्यक्ति थे, आज़ादी के समय जो नेता थे। ये नॉर्मली आदिवासी वगैरह को जेल में डाल दिया, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये पहले भारतीय व्यक्ति थे, क्या कहते हैं, हाँ, राजद्रोह लगा करके इन पर जेल में डाल दिया गया था, ठीक है साहब। कांग्रेस के बारे में इन्होंने टिप्पणियाँ भी की थी, क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे, कांग्रेस में अधिकतर नर्म दल के नेता थे, इसीलिए करके इन्होंने इनका विरोध किया और कांग्रेस के बारे में टिप्पणियाँ की। टिप्पणी का मतलब सीधा समझना क्या, उसको ताना मारना, है कि नहीं, उसको कोसना। चलिए, इन्होंने कहा कांग्रेस याचना, प्रार्थना करने वाली और भीख मांगने वाली संस्था है। क्या बोला है, ये भीख मांगने वाली संस्था है। आज़ादी भीख मांगने से मिलती है, ठीक है नहीं, छीन लेना चाहिए आज़ादी, है कि नहीं। इस तरह की बातें ये बोले कांग्रेस के बारे में। तिलक का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा, 23 जुलाई 1856 को, यानी 57 की क्रांति से पहले हुआ था। यानी जिस समय संथाल आंदोलन चल रहा था तो उसी समय इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु जो हो गई थी 1 अगस्त 1920 में हो गया था, ठीक है साहब। तिलक जी लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाने लगे जब रैंडे मर्डर में इन्हें
अभियुक्त बनाया गया था 1897 में, ठीक है। और लाल बाल पाल तीनों जो थे गरम दल के नेता थे, जिसमें लाल का मतलब क्या हुआ, लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। जब इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी ना, तो तिलक को जो अर्थी दी था ना, तिलक की अर्थी मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो जालियांवाला बाग में गिरफ्तार हुए थे वो, और महात्मा गांधी, ये उठाए थे। और शोक गीत जो था ना वो पढ़े थे हसरत मुहानी। कौन पढ़े थे? हसरत मुहानी पढ़े थे, ठीक है साहब। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनके अर्थी को आप देखिए कि 2 जो है ना मुस्लिम व्यक्ति ही उठाए हैं, और शोक गीत तीसरे मुस्लिम व्यक्ति ही पढ़े हैं, इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है साहब। और सबसे बड़ा उस समय नेता जो था वो भी उनके कंधा को उठाया था, ठीक है। समझ रहे उनके अर्थी को, देख रहे हैं ना, आया समझ में? ये उठे होंगे तिलक जी इनसे, बताइए। हाँ चलिए, तो ये इसलिए पूछा गया है क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार ये सवाल पूछा गया था, इसीलिए इसको डाले हैं। चलिए साहब, अगला देख लेते हैं। राष्ट्रवादी समाचारों पत्रों का जो द हिंदू, केसरी, बंगाली, सुधारक के संपादक के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी पत्रिकाएं राष्ट्रवादी हैं, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, इसके संपादक कौन है, इसका जो सही क्रम है उस सही क्रम में चुनना है, ठीक है। तो देखिए द हिंदू जो है ना, द हिंदू, इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं, द हिंदी लिखा गया, द हिंदू, द हिंदू, इसके संपादक हैं जी सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है ना। ये हो गया। बंगाली का हम लोग बताए हुए कौन है? बंगाली का, अच्छा केसरी छूट गया, अच्छा केसरी का हो जाएगा, केसरी का हो जाएगा तिलक। बंगाली का हो जाएगा SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा। और उसके बाद लास्ट में है आपको सुधारक, तो सुधारक के कौन है? गोखले जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आप क्रम से मिलाइए तो पहले क्या होना चाहिए? जी सुब्रमण्यम, उसके बाद कौन सा? तिलक के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी, उसके बाद गंगा प्रसाद वर्मा, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। और यहाँ से पत्र पत्रिका से हर बार बीपीएससी 1-2 सवाल करती हैं, इसीलिए करके सारे पत्र पत्रिकाओं को हम लोगों को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, देख के ही जाना है, क्योंकि एक सवाल यहाँ से 100% रहेगा ही। चलिए, तो कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। द हिंदू, ये किनका था? जी सुब्रमण्यम अय्यर का। उसके बाद तिलक का कौन सा है? केसरी जो लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद केसरी के अलावा इन्होंने मराठी भी लिखे हैं, मराठी, और किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और इसके साथ साथ ये गीता रहस्यमयी किताब भी लिखे हैं, गीता रहस्यमयी, ये जेल में लिखे थे, मांडले जेल में, ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, ये किनका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान किसका है? गंगा प्रसाद वर्मा का। फिर सुधारक किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का। सुधारक के साथ साथ हितवाद भी इनका है, ठीक है ना, हितवादी अलग है, हितवाद अलग है, ठीक है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले का। फिर देखिए राष्ट्रगप्तुर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किनका है? दादा भाई नौरोजी का। जो आप देख रहे हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इन्होंने इसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? धन के निष्कासन का सिद्धांत बोलिए, या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत बोलिए, ठीक है। मतलब ये किताब में ये बताए दादा भाई नौरोजी कि अंग्रेज किस प्रकार से भारतों का शोषण कर करके भारतीय रुपया को लेकर के किस तरह से ब्रिटेन भेज रहा है, भारत से धन किस प्रकार से पलायन कर रहा है
ब्रिटेन की तरफ, इस चीज़ों के बारे में ये बताए, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि जो दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किस प्रकार का सिद्धांत दिया गया, तो याद रखिएगा धन के निष्कासन का सिद्धांत। या पूछा जाए कि धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपने किस पुस्तक में किया है, तो याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये इनकी किताबें और रस्तगफ्तूर इनकी पत्रिकाएं हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद संवाद कौमुदी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस होता, जीसस छूट गया है, जीसस, मिरात उल अखबार, ये सारी किताबें किनका है, राजा राम मोहन राय का। ये मिरात उल अखबार ये पत्रिकाएं हैं, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये किताबें हैं, और संवाद कौमुदी भी इनकी किताबें हैं, ठीक है साहब। इतना बातें हम लोगों को ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय से। चलिए उसके बाद देखिएगा अभ्युदय लीडर का हिंदुस्तान, याद रखिएगा अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। तो लॉजिकली याद रखिएगा अभ्युदय, अभ्युदय मतलब क्या था, उगना यानी बनना। तो अभ्युदय लीडर का हिंदुस्तान में, याद रखिएगा अभ्युदय लीडर का हिंदुस्तान में मदन मोहन मालवीय के रूप में, ठीक है ना। तो याद रखना है कि अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान में मदन मोहन मालवीय, ठीक है। उसके बाद देखिए यंग इंडिया, यंग इंडिया आदमी देखिए महात्मा गांधी जो है आदमी कैसा है, ओल्ड, हमेशा इनका जो पिक्चर मिलता है कैसा मिलता है, ओल्ड वाला, बूढ़ा वाला। और लिखे कौन वाला किताब, यंग वाला, ठीक है, यंग इंडिया। अपने हैं ओल्ड और लिखे कौन वाला, यंग इंडिया। और यही अगर आपको बोलता न्यू इंडिया, न्यू इंडिया बोल देता, तब क्या बोलते हैं हम लोग, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। इसी लेकर के आप कंफ्यूज करिएगा कि एनी बेसेंट होगा या फिर महात्मा गांधी होगा। तो याद रखिएगा कि आदमी है ये ओल्ड और लिखते हैं पत्रिका कौन सा, यंग वाला, ठीक है, लॉजिकली याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा नवजीवन, कौन सा, नवजीवन, हरिजन, ये सारी पत्रिका किनका है, महात्मा गांधी का है। और एक इनका किताब है ये हिंद स्वराज, ये भी इनकी पुस्तकें हैं। और माँ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी इनकी किताबें हैं। कई बार हिंदी में दे देगा माँ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का हिंदी में कि मेरा सत्य के साथ प्रयोग, इस तरह से हिंदी में दे देगा कि मेरा सत्य के साथ प्रयोग किताबें किनकी हैं, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का हम लोग तीन पत्रिकाएं देखे, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, माँ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये किताबें हैं इनकी, ठीक है ना। चलिए इतना याद रखना है। उसके बाद बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल का है, जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था 1908 में। चलिए ये चीज़ें। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हिंदी में दे सकता है आपको भारत की खोज, क्या दे देगा, भारत की खोज, ये किताबें। और गिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी किनका है, नेहरू जी का। तो याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किनका है, नेहरू जी का है, ठीक है साहब, इतना। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। और अल हिलाल, ये दोनों किनका है, अबुल कलाम आज़ाद का, किनका है, अबुल कलाम आज़ाद का है, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, ठीक है ना। इतनी पत्रिकाएं हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि पत्र पत्रिका से 10-20 पत्रिका याद रख करके आप 1 नंबर ला सकते हैं, 1-2 नंबर। और 1-2 नंबर का मतलब हुआ कि कम से कम अब 10-20 हज़ार बच्चा को पीछे छोड़ दिए। चलिए कुछ पत्रिकाएं और है, कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन, कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन, ये किनका है, अरविंद घोष का, ठीक है। और एक और भी है वंदे मातरम, कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन और वंदे मातरम, ये सारी पत्रिकाएं किनका है, अरविंद घोष का है। उसके बाद देखिएगा कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड और हमदर्द, ये किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना का। आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने कौम के लिए हमदर्द था। मतलब क्या, वो क्या चाह रहा था कि पाकिस्तान अलग हो, मुसलमानों का पाकिस्तान क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो मुस्लिम समुदाय को, मुसलमान को देखिएगा वो बोलता है कि कौम, हमारा कौम, मतलब कौम मतलब क्या होता है, देश। तो अपने कौम, देखिए कौम है लगा हुआ, तो कौम के लिए वो क्या थे, हमदर्द थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉमरेड और हमदर्द ये किनकी है, मोहम्मद अली जिन्ना की। फिर देखिए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किनका है, मोतीलाल नेहरू का, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का। फिर देखिए काल, काल पत्रिका किनका है, प्रांजपे का, किनका, प्रांजपे का, ठीक है ना, काल पत्रिका है। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, आप देखिए लाइफ डिवाइन और इंडिया डिवाइडेड, इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसी लेकर के याद रखिएगा लाइफ डिवाइन,
ठीक है, ये है अरविंद घोष का। जबकि इंडिया डिवाइडेड, ये जो है इंडिया डिवाइडेड, भारत विभाजन, भारत विभाजन, ठीक है ना, हिंदी में दे सकता है भारत विभाजन। तो ये किताब किनका है, राजेंद्र प्रसाद का। और सत्याग्रह इन चंपारण, ये भी राजेंद्र प्रसाद का। तो राजेंद्र प्रसाद का दो याद रखेंगे हम लोग, इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह इन चंपारण। चलिए उसके बाद सोम प्रकाश, सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है ये सोम प्रकाश, ठीक है ना। फिर देखिए जेम्स हिक्की, ये बंगाल गजट निकाले थे और 1780 में, और ये भारत की सबसे पहली पत्रिका थी, सबसे प्रथम पत्रिका यही जारी हुई थी, बंगाल गजट 1780 में, और इसको जारी कौन किया था, जेम्स हिक्की किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंडिया मिरर, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर जो है किसका है, द्वारिका नाथ टैगोर का, किनका है, द्वारिका नाथ टैगोर का। तो इतना कम से कम पत्रिका आप करके चल जाएगा, तो फिर पत्रिका से सवाल आपका नहीं छूटेगा। चलिए अगला है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मदेनसन सभा के लिए निम्न में से सही संयोजक पहचानिए। बताइए क्या होगा इसका। सबसे पहला नंबर प्रार्थना समाज का कौन है, प्रार्थना समाज का आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद बताइए यंग इंडिया के कौन है, यंग इंडिया अभी जस्ट ही पढ़े हैं, यंग इंडिया, यंग इंडिया के कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए महात्मा गांधी ने दिया, जानबूझ के आपका टाइम किलिंग हो आप, तो गांधी जी हैं, ठीक है। और उसके बाद लोक हितवादी कौन है, लोक हितवादी का गोपाल हरि देशमुख, कौन है, गोपाल हरि देशमुख, ये हो गए लोक हितवादी का, ठीक है। उसके बाद सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज इनका हो गए ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। उसके बाद बताइए अगला रहनुमाई, हाँ मजदईसन। अब बताइए एक ही बच गया, तो नौरोजी फुरदौनजी, कौन है, नौरोजी फुरदौनजी। इसमें दादा भाई नौरोजी का भी महत्वपूर्ण योगदान था इस पत्रिका में, ठीक है ना। तो अब देखिए क्रम से जोड़िए, पहला क्या होगा, आत्माराम पांडुरंग। तो देखिए आत्माराम पांडुरंग है, सब में है ना, दो में है, दो में है आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद फिर देखिए गांधी, तो गांधी किस में है, इसमें है, तो ये आ जाएगा, पहले आत्माराम, फिर मोहनदास, फिर देखिए लोक हितवादी तो गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। उसके बाद सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फूले, और उसके बाद आप देखिए नौरोजी फुरदौनजी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए कि आप बताए थे कि जिस समय पढ़ा रहे थे धार्मिक सुधार आंदोलन, तो बताए थे कि यहाँ से सवाल आता है, और देख लीजिए सवाल किस तरह से गूथ करके दिया है, ठीक है। कि जब तक आपको सारे सभा पता नहीं रहेगा तब तक आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ, तो इसी तरह से पूछा जाता है। हम भी जब डालते हैं ऐसा वाला तब कहते हैं कि सर आप तो टफ कर दिए सवाल, ठीक है। जानबूझ के हम भी इसी तरह से देते हैं टेस्ट में। चलिए अगला थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं, कौन सा सभा, क्योंकि आप देखिए कि 5-6 सभा था, जिससे कौन इसका संस्थापक था वहाँ से सवाल दिया गया। तो जो भी सभा है, जो भी संस्थाएं बनी है, वो सारे संस्थाओं का नाम जान लेना है, उसके संस्थापक कौन है उनका नाम जान लेना, कब ये संस्थाएं बनी थी उसका भी नाम जान लेना, क्योंकि संस्थाएं जो बनी है कई बार ऐसा होता है, बहुत कम चांसेस होता है, लेकिन पूछ दिया जाता है कि कब ये संस्थाएं बनी थी। चलिए तो पहला है आपका कौन सा, आत्मीय सभा, कौन स्थापित किए थे, राजा राम मोहन राय, 1814 में। फिर देखिए ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। फिर देखिए आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में। बाकी राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनके बारे में हम लोग पिछले सेट में कर चुके हैं, 65वीं या 66वीं में कर चुके हैं, तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आप उसमें जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में, इसमें केशव चंद्र सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा लोक हितवादी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। उसके बाद फिर देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में।
रहनुमाई माजदायान सभा, ये 1851 में। और इस तीनों का जो स्थापना किए कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी किए थे। उसके बाद सोशल सर्विस लीग, SSL शॉर्ट में बोलते हैं, सोशल सर्विस लीग, ठीक है। इसका जो स्थापना किए 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी। कौन? श्री नारायण मल्हार जोशी, शॉर्ट में आपको दे सकता है NM जोशी। क्या दे सकता है? NM जोशी। ये भी VVI है साहब, ठीक है ना। हाँ, इनका शॉर्ट में भी दे सकता है, तो उस समय आप बोलिएगा सर नहीं हो सकता है कि आपको फुल बता दिए, यही ध्यान में रहे, शॉर्ट नहीं रहे, तो फिर आप जा करके बोलिएगा कि सर ये गीत गाए थे आप, तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। चलिए, उसके बाद देव समाज। कौन सा समाज? देव समाज। तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ये तो आराम से याद रहेगा। देखिए, शिव क्या है? देव है ना। शिव क्या है? देव है। तो लॉजिकली हम लोग जोड़ करके याद रख सकते हैं। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लास्टवस्की एवं कर्नल अड़काट। कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अड़काट। तो उतना नाम नहीं याद रखे, तो याद रखना है ब्लाडवस्की और अड़काट, ठीक है। ब्लाडवस्की और अड़काट। और ये कब स्थापित किए थे? 1875 में बंगाल में ये स्थापित किए थे। उसके बाद देखिए इंडियन लीग, इंडियन लीग का जो है शिशिर कुमार घोष। कौन है? शिशिर कुमार घोष, 1875 में। और इसका डेट भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा अगला, पुणे सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1867 में। अब देखिए आप कंफ्यूज कहाँ होइएगा, पुणे सार्वजनिक सभा और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, देख रहे हैं ना। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा ये जो किए दादा भाई नौरोजी, जबकि पुणे सार्वजनिक सभा पूछेगा तो बोलना है हम लोगों को MG रानाडे। कौन है? MG रानाडे। इसके अलावा MG रानाडे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी भी स्थापना 1887 में किए थे, ठीक है ना। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839 में। और फिर बाद में जाकर के देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। ब्रह्म सभा से 1842 ईस्वी में जाकर के जुड़ गए थे ब्रह्म समाज से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए धर्म सभा, ये राधा कांत देव 1830 में किए थे। 1828 ईस्वी में आप देखिए कि बना है ब्रह्म समाज। कौन बना है? ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के विरोध में, ब्रह्म समाज जो सती प्रथा का विरोध कर रहा था, ब्रह्म समाज जो पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहा था, ब्रह्म समाज जो क्या कहते हैं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, तो इन सारे के विरोध में ये राधा कांत देव जो थे वो धर्म सभा की स्थापना कर दिए कि सती प्रथा जो है इस खत्म नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा समाज के लिए सही है, ये कहना चाह रहे थे। और ब्रह्म समाज का ही विरोध करने के लिए 1828 में जो ही ब्रह्म समाज बना, तो 1830 में जाकर के राधा कांत देव ये धर्म सभा की स्थापना कर दिए थे। तो ये इस बात को याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं बनी थी? तो धर्म सभा बना था। और किन के द्वारा बनाया गया? तो राधा कांत देव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए परमहंस मंडली, इनका जो स्थापना किए परमहंस मंडली का दादोबा पांडुरंगा और मेहताजी दुर्गराम, ये की 1849 में। फिर सेवा सदन ये बहराम एम मालावाड़ी, सेवा सदन का बहराम एम मालावाड़ी 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। तो जो भी आप देख लीजिए कि जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हो या राजनीतिक संस्थाएं हैं, यहाँ से 1-2 सवाल पूछा जाता है। और ये सवाल समझिए कि आउटेड होता है, और यहाँ से जो बच्चा गलती करके आता है ना, वो कभी रिजल्ट में नहीं आता है। एक बात याद रखिए, कारण यह है क्योंकि हर बच्चा जो BPSC का बच्चा है उसको पता होता कि पत्रिका से सवाल आएगा, उसको पता होता कि कांग्रेस से सवाल आएगा, उसको पता होता कि गांधी से एक सवाल पूछेगा, उसको पता होता कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन और राजनीतिक संस्थाएं वहाँ से एक सवाल आएगा। तो सारे बच्चे BPSC का जो प्रॉपर स्टूडेंट होता है वो पढ़ के जाता है, और बार बार हर साल वो बैठ रहा है तो उसका रिविजन हुआ रहता है और वहाँ पर सही करके आता है। और आप वहाँ पर अगर इस तरह के सवालों को गलत करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप रिजल्ट से सीधे बाहर हैं। चलिए, उसके बाद अगला सवाल है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? बताइए। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। राष्ट्रवादी समाचार पत्र का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक समाचार पत्र हो जो आपको केवल पूरे दुनिया का खबर देता हो, क्या घटनाएं हो रही हैं,
वो घटनाएं, तो एक समाचार पत्र वो हुआ। और एक समाचार पत्र वो चलता था जो केवल लोगों को राष्ट्रवाद बनाया करता था, मतलब राष्ट्रवाद की भावनाओं को पनपाया करता था, उग्र करवाया करता था राष्ट्रवाद की भावनाओं को, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लोग उत्साहित होकर के आंदोलन में भाग ले, अंग्रेजों के खिलाफ आवे, समझ रहे हैं। इसीलिए एक पत्रिका चलती थी। तो जो राष्ट्रवाद को उजागर करने के लिए पत्रिकाएं चलती थी, ये कहलाती थी राष्ट्रवाद पत्रिकाएं। बाकी जो पत्रिकाएं केवल न्यूज वगैरह छापती थी, वो नॉर्मल पत्रिकाएं हुआ करती थी। तो इसमें पूछ रहा कि कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? आंसर क्या होगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया। जी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था यह राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं था। बाकी द हिंदू, बंगाली, मराठा, ये सारे राष्ट्रवादी पत्रिकाएं थे। द हिंदू आपको बता दिए कि कौन इसका संपादक थे, फिर बंगाली का कौन, तो ये सारी चीजें हम लोग जान रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला, द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं था। ठीक है ना साहब, राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं था। क्या हुआ? चलिए उसके बाद पायनियर, याद रखिएगा कि पायनियर समाचार पत्र भी ब्रिटिश सरकार के नीतियों का क्या करता था? समर्थन करता था। जब बर्नास-क्यूलर एक्ट लाया गया था, बर्नास-क्यूलर एक्ट 1878 में जब लाया गया था और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं पर जब प्रतिबंध लगाया जा रहा था, तो उस समय सारे पत्रिकाएं, सारे संपादक इस कानून का विरोध कर रहा था, बर्नास-क्यूलर एक्ट का। लेकिन पायनियर जो पत्रिका था ये ब्रिटेन का समर्थन कर रहा था, मतलब ये भी राष्ट्रवादी पत्रिकाएं नहीं थी, ये अंग्रेजों की समर्थन करने वाली पत्रिकाएं थी। तो इस बात को भी याद रखिएगा। कई बार सवाल पूछ सकता है कि वह पत्रिकाएं कौन सी थी जिसने जो अंग्रेजों का लाया गया बर्नास-क्यूलर प्रेस एक्ट 1878 था उसका समर्थन किया था। तो याद रखिएगा पायनियर था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में समाचार पत्रों का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ऑस्ट्रक्स हिट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 1780 में ना, 1780 में कौन सा? बंगाल गजट पत्रिका भारत में सबसे पहले ये शुरू किए थे। उसके बाद देखिएगा कि समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये सारे राष्ट्रवादी गतिविधियों को लिख कर करके लोगों को एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना जगा कर करके लोगों को सामूहिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ ला करके खड़ा किया था। बंगाली पत्रिका आपको पता है कौन लिखे हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखे हैं। द मराठा आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक लिखे। बाकी जो भी पत्रिकाएं थी ये सारे पत्रिकाएं इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब तो देख रहे हैं कि पत्रिकाओं के बारे में एक दो पत्रिका देख लिए ना, एक ही सेट में दो पत्रिकाएं, और इसी तरह से सवाल आएगा कि जो भी पत्रिकाएं बचा हुआ उसके बारे में आएगा। चलिए और 12 फरवरी के बाद तो हम लोग इसी सीरीज से, जो सीरीज चल रहा है, इसी से हम लोग सवाल गिनेंगे कि कितना आया है। कम से कम उतना सवाल तो जरूर आ जाएगा जितना सवाल में रिजल्ट हो। चलिए अगला देखिएगा कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठन के बारे में कहा? बताइए। जो थे रजनी पामदत्त, ये कहा कि वे साम्राज्यवाद से मतलब अंग्रेजों से लड़ते भी थे और अंग्रेजों का समय समय पर वो समर्थन भी करते थे। ये कथन किस राजनीतिक संस्थाओं के बारे में कहा होगा? तो या कौन सा होगा संस्थाएं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद से ब्रिटेन को क्या करता था? पत्र लिख करके, आवेदन दे कर करके आज़ादी की मांग करता था, डोमिनियन स्टेट की मांग करता था, उससे लड़ता था। लेकिन जब अंग्रेजों को जरूरत पड़ता था, चाहे वो अंग्रेजों के बहकावे में आकर के ही सही, लेकिन अंग्रेजों का ये समर्थन करते थे। जैसे कि आप देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय ब्रिटेन ने प्रलोभन दिया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाते हैं तो फिर हम आपको क्या करेंगे? आज़ाद कर देंगे या डोमिनियन स्टेट घोषित करेंगे। इसी प्रलोभन में आकर के कांग्रेस, गांधी जी, ये सारे ब्रिटेन का समर्थन करना शुरू कर दिए थे और ब्रिटेन की सेना में युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे भर्ती होने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये कहा गया कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उसका समर्थन भी करते थे, सहयोग भी करते थे। चलिए तो अब देख लेते हैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ, अगर रजनी पामदत्त बोले हैं तो कांग्रेस के बारे में और कौन कौन से व्यक्ति क्या टिप्पणी किए हैं, क्या क्या बात बोले हैं कांग्रेस के बारे में। चलिए देखिए कांग्रेस के बारे में सबसे पहला नंबर तो लॉर्ड डफरिन सबसे पहला टिप्पणी किया, क्योंकि लॉर्ड डफरिन जिस समय कांग्रेस बना था उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था
और वायसराय होने के क्रम में, क्योंकि कांग्रेस जो बन रही थी वो पूरे राष्ट्र स्तर की पार्टी बन रही थी और उस समय ये कांग्रेस पार्टी ये दिखा रही थी कि हम पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जब इसका पहला बैठक हुआ ना तो केवल इसमें 72 लोग भाग लिया था। अब ये पूरी राष्ट्र की पार्टी 30 करोड़ की जनसंख्या थी उस समय और उसकी पार्टी ये बन रही है और 30 करोड़ में केवल 72 लोग भाग ले रहा है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्र स्तर की पार्टी वो बन नहीं पाई, है कि नहीं। तो इसी वजह से उस समय लॉर्ड डफरिन जो वायसराय था वो टिप्पणी किया कांग्रेस पर कि कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, या ये बोलिएगा कि कांग्रेस जो है अल्प लोगों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन ये कहा था, लॉर्ड डफरिन बोला था। कौन बोला था, लॉर्ड डफरिन बोला था, ठीक है साहब। उसके बाद कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे, क्योंकि इनका ये रहते कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उंगली क्या कर लो, टेढ़ी कर लो। मतलब आज़ादी ऐसे नहीं दे रहा तो कुट काट के आज़ादी ले लो, छीन लो आज़ादी, है कि नहीं। लेकिन कांग्रेस क्या करती थी, शुरू से उनका रवैया रहा है कि अंग्रेजों को लव लेटर लिखा करता था कि आप हमें आज़ाद कर दीजिए, आप हमारी ये मांग मान लीजिए, है कि नहीं। अब इस तरह के रवैया से आकर के ये सारे जो उग्र राष्ट्रवादी जो थे तंग आ चुके थे कि इस तरह से प्रेम पत्र लिखने से आपको आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए करके बोला कांग्रेस जो है ना भीख मांगने वाली संस्था है। आए समझ में ना, कौन कहे, बाल गंगाधर तिलक कहे। चलिए उसके बाद लॉर्ड कर्जन बोला कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मतलब अब कांग्रेस समाप्त होने वाली है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं इसे समाप्त होने में मदद करूं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कहता है कि कांग्रेस अब अपने पतन की ओर जा रही है, यानी लड़खड़ा रही है, और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं और इसे समाप्त होने में क्या करूं, मदद करूं। ठीक है, ये कौन कहा, लॉर्ड कर्जन कहा था। ठीक है, हाँ समाप्त कर दे, ठीक है ना, इसके लिए। चलिए ठीक है ना, तो ये बोला था लॉर्ड कर्जन कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी अभिलाषा है कि मैं इसे समाप्त होने में क्या करूं, मदद करूं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद कांग्रेस के बारे में बोले, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों से प्रेरित था और ना ही योजनाबद्ध था। ये कौन बोला, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये बोले कि कांग्रेस का जो आंदोलन था ना तो लोगों से प्रेरित था। लोगों से प्रेरित का मतलब क्या, जनता का समर्थन इसे प्राप्त नहीं था, केवल चंद लोगों का जो नाम गांव वाले नेता है ना, केवल उसी का ही ये महत्व है कांग्रेस में, बाकी किसी का महत्व नहीं है। और इसके द्वारा जो आंदोलन किया जाता है ना, किसी भी प्रकार का योजनाबद्ध होता ही नहीं है। ठीक है, ये बातें कौन बोले, लाला लाजपत राय बोले थे। ठीक है साहब, जबकि लाला लाजपत राय खुद कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में जाकर के स्वराज पार्टी में शामिल हो गए थे, जब स्वराज पार्टी बनाया गया था 23 में, तो क्योंकि ये भी कांग्रेस से नाराज हो गए थे। चलिए उसके बाद गांधी जी बोले थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। गांधी जी क्या बोले, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, कि कांग्रेस का केवल जो उद्देश्य था केवल भारत को आज़ाद करना था, राजनीतिक पार्टी बन करके यहाँ पर शासन करना नहीं था। इसीलिए करके कांग्रेस, जब भी भारत आज़ाद हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने अपना सलाह दिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, क्या बोलेंगे, गांधी जी। और गांधी जी एक बार कांग्रेस से बड़ी गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण गांधी जी कांग्रेस के बारे में एक और टिप्पणी किए थे कि मैं देश के एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से बड़ी पार्टी खड़ा कर दूंगा। ठीक है, गांधी जी ये वक्तव्य दिए थे कांग्रेस से नाराज होकर के, मैं देश के एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर दूंगा। ठीक है, इस तरह का भी वक्तव्य दिए थे, तो ये भी कई बार सवाल आया है। ठीक है ना, तो इस बात को ही याद रखिएगा कि बालू से कांग्रेस को कौन खड़ा कर रहे थे, गांधी जी कर रहे थे। ठीक है ना, बस इतना ही बात याद रखिएगा, पूरा लाइन याद रहेगा। चलिए उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी भी कांग्रेस के बारे में टिप्पणी किए हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है ना, ये कौन बोले थे, बंकिम चंद्र चटर्जी बोले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि किसने कहा कि कांग्रेस, अच्छा हाँ ये हटा दीजिए, किसने कहा नहीं, यहाँ से जोड़ लीजिए, ये तो सवाल ही उठा करके लगता डाला गया है कि कांग्रेस 6 रोग से ही मरने वाली है। कांग्रेस 6 रोग से ही मरने वाली है, मतलब कांग्रेस टीबी से मरने वाली है कि नहीं। टीबी बीमारी धर लिया है कांग्रेस का। ये तो महिला जब जैसे होता है ना, तोरा टीबी धरेगा, तोरा लकवा धरेगा, वो बोला कहानी हो गया नहीं, तो महिला का लक्षण, लेकिन यहाँ पुरुष में दिख रहा है ना। चलिए, तो कांग्रेस 6 रोग से
और किसी किसी पुरुष में महिला का लक्षण आ जाता है। चलिए चलिए, तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ठीक है। तो ये कौन बोले थे? अरविंद घोष बोले थे। देखिए ऐसा नहीं था, इनका ये कहना था, अरविंद घोष भी जो थे ना ये राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी तो सभी थे, लेकिन ये उग्र राष्ट्रवादी थे कि मार धार करके हमको आज़ादी लेना है, ऐसे नहीं मिलने वाला। ये इस तरह के कांग्रेस से ये भी काफ़ी नाराज हो चुके थे, जिसके कारण बोल दिए थे कि कांग्रेस अब टीवी से मरने ही वाली है कि नहीं, चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ें चलिए, और आपको पता है कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल हमेशा बीपीएससी पूछा है, और आगामी भी जो होगा 12 फरवरी को कांग्रेस से सवाल आने वाला है मेरे समझ से, जो इसकी प्रकृति रही है अभी तक। तो मेरा प्रयास था कि कांग्रेस का जो भी महत्वपूर्ण सभ्य अधिवेशन है उसको एक जगह हम संग्रहित कर दिए हैं। कांग्रेस का एक तो टिप्पणी संग्रहित कर दी है कि कांग्रेस पर कौन क्या बोले। आप देख रहे हैं कि हर सवाल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बारे में जो वक्तव्य दिया गया है वो पूछा गया है, और इसके साथ साथ कांग्रेस का 1-2 अधिवेशन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है। तो सारे अधिवेशन को तो नहीं, लेकिन वो अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग संकलित कर दिए हैं एक जगह, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला नंबर तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी नहीं, पहले जो संस्थाएं बनाई थी, ये ह्यूम जो बनाया था ना संस्था, वो 1884 में बनाया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या बनाया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन बनाया था 1884 में ए ह्यूम। और 1885 में जब प्रथम अधिवेशन पहले तो होने बना था पुणे में, लेकिन पुणे में फैल गया था प्लेग, प से पुणे, प से प्लेग, वहाँ प्लेग फैल गया, जिसके कारण दे देगा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन पुणे में होने वाला था वो किस कारण बस मुंबई में अचानक हुआ, तो दे देगा प्लेग के कारण, दे देगा कि हैजा क्या कहते हैं, किसी भी टीबी के कारण या कोई भी बीमारी का नाम दे देगा, ठीक है ना, या कोई भी और भी कारण दे सकता। तो याद रखिएगा कि प से प्लेग, प से पुणे, ठीक है ना। और बाद में कहाँ जाकर के हुआ? बम्बई में जाकर के हुआ। कहाँ हुआ था? बम्बई में जाकर के हुआ था। और इसी बम्बई अधिवेशन में ही ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है ना, इसी बम्बई अधिवेशन में ही इसका नाम क्या पड़ गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने 1885 में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब पड़ा? 1885 में ना। इसी लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई पूछे, क्या बोलेंगे? 1885 में। कब बोलेंगे? 1885 में बोलेंगे, 84 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 84 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, ठीक है ना साहब। चलिए ये हो गया। और उसके प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव जो बने थे वो ए.ओ. ह्यूम बने थे। प्रथम सचिव कौन बने थे? ए.ओ. ह्यूम। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम। और प्रथम सचिव भी जब पूछ लेता है ना तो हम लोग केयर नहीं करते हैं, मार देते हैं WC बनर्जी। तो WC बनर्जी ये अध्यक्ष थे, और सचिव जो बने थे ए.ओ. ह्यूम बने थे, ये अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में, किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और ये देखिए प्रथम पारसी व्यक्ति थे, प्रथम पारसी जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये देखिए हिंदू थे। क्या थे? हिंदू थे। उसके बाद देखिए तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ है? मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। ये प्रथम मुस्लिम थे, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम थे, इस बात को भी याद रखना हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी अधिवेशन इंपॉर्टेंट है केवल हम उसी को संकलित किए हैं, क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम, प्रथम पारसी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए करके इसको हम लोग संग्रहित कर दिए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ, और कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। और जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। ये चाहे तो पूछे प्रथम ईसाई थे, ये पूछे तो यही होंगे, और प्रथम अंग्रेज भी थे, प्रथम अंग्रेज भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले, और प्रथम ईसाई भी थे। तो पहला में कौन हुए? WC बनर्जी। अध्यक्षता कहाँ पे हुआ? बम्बई में। दूसरा में कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरा कहाँ पे?
मद्रास में। अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। चौथा कहाँ पे? इलाहाबाद में। और कौन किए थे? जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज थे। चलिए, इसके बाद हर साल होते रहा, लेकिन हम यहाँ पे वो सारे महत्वपूर्ण डाले हैं जो सवाल हो सकता है कि पूछा जाए। तो 12वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन याद रखिएगा कि 1896 में कलकत्ता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? रहीमतुल्लाह सयानी। किसकी अध्यक्षता में? रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। और इसी समय पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तो पूछा जाएगा कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम या राष्ट्रगीत गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। ठीक है ना साहब, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे और इस समय ही वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। चलिए, उस पढ़ रहे थे कि 22वां जो अधिवेशन हुआ है, 22वां अधिवेशन ये 1906 ईस्वी में कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। और किनकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और इसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ था? स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में 22वां अधिवेशन था, 1906 में प्रयोग हुआ था। तो आप देखिए कि वंदे मातरम भी कलकत्ता में और स्वराज भी कलकत्ता में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हुआ ना वो कलकत्ता में ही हुआ है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ है और रास बिहारी बोस इस समय अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस इस समय क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। कांग्रेस जो है सो दो भागों में टूट गया था, गरम दल और नरम दल में टूट गया था। और इससे मुस्लिम लीग भी अलग हो गया था। मुस्लिम लीग भी 3 भाग में कहिए तो एक तरह से बट गया था ये, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग में। ठीक है, नरम दल और गरम दल क्यों बटा था ये बातें हम लोग बता चुके हैं। चलिए, जो लोग 65वीं 66वीं देखेंगे उनको पता होगा। चलिए, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ है। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है, 1911 में हुआ है। और किसकी अध्यक्षता में? विशन नारायण धर। किनकी अध्यक्षता में? विशन नारायण धर। और पहली बार इसमें राष्ट्रगान गाया गया। देखिए, कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है? राष्ट्रगीत भी, फिर स्वराज शब्द भी, और फिर कौन सा? राष्ट्रगान भी, यानी जनगण मन जो गाया गया था पहली बार, वो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। याद रखिएगा कि बिहार जो अलग बना था 12 में, उससे 1 साल पहले कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विशन नारायण धर कर रहे थे। उसी समय राष्ट्रगान गाया गया था। उसके बाद 27वां अधिवेशन 1912 में, ये बिहार का पहला अधिवेशन था, बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन था। और कांग्रेस का ये 27वां अधिवेशन था 1912 में। कहाँ? बांकीपुर पटना में। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? RN माधोलकर कर रहे थे। और बिहार में होने वाला ये पहला सम्मेलन था, पहला अधिवेशन था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बम्बई अधिवेशन 1915, बम्बई अधिवेशन 1915। आपको पता है कि इसी समय गांधी जी इसी वर्ष भारत भी लौटे थे, स्वदेश आए थे। ठीक है ना। और इस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन कर रहे थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसमें पहली बार जो भाग लिए थे ना अंग्रेज के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंग्रेज के वायसराय ने भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था 1915 में, जब गांधी जी आए थे उस वर्ष में। चलिए, उसके बाद देखिएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। और इस समय कांग्रेस में क्या हो गया था? समझौता हो गया था। तो 7 में कांग्रेस अलग हो गया था, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग। और इस समय फिर तीनों आकर के मिल गया, तीनों आकर के मिल गया, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है लखनऊ समझौता। ठीक है ना। कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है। चलिए, अगला कलकत्ता अधिवेशन 1917, ये एनी बेसेंट बनी थी और ये पहली महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट। और ये आयरलैंड की महिला थी। कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की महिला थी। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए जो भी मेन चीज़ें हो रहा, चाहे राष्ट्रगान हम लोग गाए तो वो भी कलकत्ता में, राष्ट्रगीत गाए कलकत्ता में, स्वराज मांग किए कलकत्ता में, पहली बार महिला बनी कलकत्ता में, है कि नहीं? एनी बेसेंट। चलिए, उसके बाद चल रहा है विशेष अधिवेशन, ये हुआ था कलकत्ता में। विशेष अधिवेशन कलकत्ता में ये 1900 कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इस समय अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कर रहे थे। ठीक है ना। और इस समय पहली बार जो हुआ था कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा क्या कर दिया गया था? पास कर दिया गया था। ठीक है साहब, ये भी देखिए कलकत्ता में असहयोग आंदोलन भी पास हुआ कलकत्ता में। तो राष्ट्रगीत भी कलकत्ता में कब? 1896 में राष्ट्रगीत। स्वराज शब्द का मान भी कलकत्ता में कब?
1906 में। फिर राष्ट्रगान भी कलकत्ता में ही, कब? 1911 में। फिर पहली महिला अध्यक्ष भी कलकत्ता में, कब? 1917 में। 1917 में ना एनी बेसेंट। और फिर जाकर के विशेष अधिवेशन में 1920 में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव। देख रहे कलकत्ता में ही महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, महत्वपूर्ण जो है सो बिल पास हो रहा है वो कलकत्ता में ही। उसके बाद देखिए विशेष दिल्ली अधिवेशन। विशेष दिल्ली अधिवेशन, विशेष अधिवेशन का मतलब समझ रहे हैं कि ये वार्षिक अधिवेशन नहीं, किसी आवश्यक कारणों से अचानक वर्ष के किसी भी महीने में अगर बैठक बुलाई जाती थी, अधिवेशन बुलाई जाती थी, ये हुआ करता था विशेष अधिवेशन। ठीक है ना। चलिए, ये हुआ था 1923 में, और 1923 में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे साहब। और ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सबसे लंबे समय तक भी रहे, सबसे लंबे समय तक रहे, क्योंकि ये 1940 में जाकर के रामगढ़ में भी बने थे, रामगढ़ में। और रामगढ़ में 1940 से लेकर के 1945 तक ये अध्यक्ष रहे। इसी लेकर के कुल मिलाकर के 6-7 साल इनका कार्यकाल हो जाता है, जिसके कारण अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र का भी तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबे समय का भी तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, उसके बाद चलाइए बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इसमें पहली बार गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और इसके पहले और ना इसके बाद कभी भी कांग्रेस का अध्यक्षता गांधी जी नहीं किए थे। ये इनका फर्स्ट एंड लास्ट अधिवेशन था। तो बेलगांव, कौन गांव? बेलगांव। ठीक है साहब, तो याद रखिएगा कि बेलगांव अधिवेशन। ऐसे भी गांधी जी के बेल में कोई बाल था नहीं, है कि नहीं? तो गांधी जी का जो सर था कैसा लग रहा था? बेल जैसा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस तरह से, तो लॉजिकली याद रहेगा। ठीक है ना। तो ये पहली बार किए थे 1924 में किए थे। ठीक है ना। चलिए, और बेलगांव कहाँ है? कभी पूछ देगा, कर्नाटक में। कहाँ है बेलगांव? कर्नाटक में है, यहाँ पर ये अध्यक्षता किए थे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि देखिए गांधी जी का मजाक नहीं बना रहे, बस आप लोगों को याद रखने के लिए लॉजिकली आप भूलिए नहीं, इस वजह से, और कोई बात नहीं। ठीक है ना। क्योंकि कई बार सवाल ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में हुआ था। तो हम लोग होता है क्या कि जो ही इसमें गांव लगल होता है तो हम आंसर यही मार देते हैं, समझ। लेकिन बेलगांव नहीं है, फैजपुर में पहली बार गांव में हुआ था, फैजपुर में 1937 में। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से मार देते हैं बेलगांव। इसीलिए हम आपको याद दिलवा दिए कि बेलगांव में जिनका सर बेल के जैसा था वो अध्यक्षता किए थे, और वो गांव में नहीं हुआ था, वो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अगला है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी कर रहे थे। और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग। कौन सा स्वराज? पूर्ण स्वराज। उस समय जो स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था उसका तात्पर्य ये था कि हमारा जो भारतीयों का राज होना चाहिए, भले डोमिनियन स्टेट ही क्यों ना हो, कानून ब्रिटेन से ही बन के क्यों नहीं है, लेकिन इस समय बोल रहा है पूर्ण स्वराज, कानून भी हमारा, राज भी हमारा, समझ रहे हैं। इसी को कहा गया पूर्ण स्वराज। ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे। ये लाहौर में हुआ था। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान में दो अधिवेशन, एक लाहौर में, एक कराची में। लाहौर में किए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, लाहौर में किए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है ना साहब। और फिर कराची जो द्वितीय हुआ पाकिस्तान में, वो उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री। इस बात को याद रखेंगे। पाकिस्तान में 2 अधिवेशन, एक लाहौर में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, एक कराची में हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्षता किए थे। ठीक है ना। तो कराची अधिवेशन 1931, इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? पटेल जी किए थे। प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। और इस समय पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। यह पहली बार ऐसा हुआ कि मौलिक अधिकार की मांग किया जा रहा है। ठीक है साहब। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए फैजपुर अधिवेशन, ये 1937 में नेहरू जी के द्वारा। ठीक है ना। और ये प्रथम बार ऐसा हुआ कि ये गांव में हो रहा था। ठीक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो आपको पहले ही बताए, तो ये चाह रहा था कि किसी प्रकार का इस पर ना आरोप ना लगे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे वो शिक्षित अशिक्षित वर्ग के आधार पे, निम्न वर्ग उच्च वर्ग के आधार पे, या फिर गांव या शहर के आधार पे। इसी लेकर के इसकी अधिवेशन जो है ये गांव से भी शुरू हो गया था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पहली बार जो अधिवेशन गाँव में हुआ है, फैजपुर में हुआ है। और फैजपुर कहाँ पड़ता है? फैजपुर कहाँ पड़ता है?
बंगाल में। चलिए उसके बाद चलिए हरिपुरा, हरिपुरा में 1938 में अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है ये? हरिपुरा ये पड़ जाता है आपका गुजरात। कहाँ पड़ता है? गुजरात में हरिपुरा, ठीक है ना। यहाँ हरिपुरा में अधिवेशन हुआ 1938 में, और इसमें जो अध्यक्ष चुने गए, कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस। कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। और उसके बाद फिर लगले 39 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में ये चुने गए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ही। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 चुने गए सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ में खड़ा कर दिए थे गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी खड़ा कर दिए थे बोस के विरोध में, और फिर भी जाकर करके बोस जीत गए थे, जिसके कारण गांधी जी मुंह फुला लिए थे, ठीक है ना। और मुंह फुला लिए थे तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा था कि बेकारे में मुंह फुला लिए हमरे चलते हैं कि नहीं, इसीलिए क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने के बाद गांधी जी का मन था कि पट्टाभी सीतारमैया बन जाए, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया का जमीर थोड़ा सा जागा कि हार भी गए तब क्यों बने, जब हार ही गए तो गांधी जी मुंह फुला लिए, है कि नहीं। आएगा हम बन जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसी वजह से वो नहीं बने। नहीं बनने के कारण फिर बाद में जाकर के कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद बन गए, ठीक है साहब। तो कई बार सवाल आएगा कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए 1940 में रामगढ़ में, क्या बोले हैं? रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ अध्यक्षता किए थे रामगढ़ में। और 1940 से लेकर के 45 तक ये लगातार जो है सो ना अध्यक्ष रहे, इसीलिए करके ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बन गए थे, सबसे कम उम्र का भी और सबसे लंबे समय तक का बन गए थे, ठीक है साहब। इतना पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1946 में जेबी कृपलानी और आज़ादी के समय भी यही थे, लेकिन 1947 में जाकर के फिर दिल्ली अधिवेशन में फिर से बन गए राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आपको ये पूछे 46 में कौन बना और आज़ादी के समय भी कौन था? तो जेबी कृपलानी, क्योंकि आज़ादी हमें मिल गया था 15 अगस्त 1947 को, जबकि कांग्रेस का जो अधिवेशन 47 में जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना साहब। इस तरह से अब फिर 1948 में जाकर के पट्टाभी सीतारमैया आज़ादी के बाद, जिसके लिए गांधी जी मुँह फैलाए थे 39 में, वो जाकर के बने 48 में, ठीक है साहब, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को कांग्रेस से याद रखना, और यही कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन है, और चांसेस रहेगा 90-95% कि अगर कांग्रेस से सवाल आए तो यहीं से आएगा। चलिए अगर आए तो चलिए अगला सवाल है हम लोगों का 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? बताइएगा। दक्कन पता है कि आपको? दक्कन जो क्षेत्र था महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये आंदोलन हुआ था, तो बताइएगा कि इसका मुख्य कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यही आंसर होगा क्या? बोलिए, यही आंसर हो जाएगा महाजनों के ऊपर, क्योंकि वहां पे अकाल आने के कारण भी ना, अकाल आया था, ये बातें सही हैं, ये दिया हुआ ठीक है कि अकाल की छाया, ये तो ठीक है, लेकिन अकाल आने के बाद भी महाजन क्या क्या था कि किसानों पर उच्च ब्याज दर लगा दिया था, जिसके कारण जो है सो वहाँ के दक्कन के किसानों ने, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता था दक्कन का क्षेत्र, वहाँ के किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। चलिए साहब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण अकाल की छाया, नहीं अकाल की छाया तो थी, लेकिन इसके वजह से अकाल की छाया था, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये गड़बड़ है। अकाल की छाया आई थी, मतलब अकाल आया था, लेकिन अकाल के कारण विरोध नहीं हुआ था। विरोध जो हुआ था, अकाल आने के बावजूद भी महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर बढ़ा दिया गया था। ब्याज दर जो था क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। दक्कन के क्षेत्रों में 1875 से लेकर के 79 के बीच में भारी अकाल आया था, ठीक है। और दक्कन विद्रोहों का कारण में ऊंची ब्याज दर, हाँ ऊंची ब्याज दर, किसानों का शोषण, अधिक भू राजस्व की दर और अकाल आना आदि था। ये सारे महत्वपूर्ण था, लेकिन अकाल आया ये चीज़ें तो था,
वो तो किसानों के अंदर खल रहा था, लेकिन फिर भी ये सारे आने के बाद भी किसानों का शोषण जारी रहा, ऊंची ब्याज दर लागू रहा, जिसके कारण दक्कन के किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। दक्कन दंगों का नेतृत्व जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे? वासुदेव बलवंत फड़के। कौन कर रहे थे? वासुदेव बलवंत फड़के कर रहे थे दक्कन दंगों का नेतृत्व, ठीक है ना। दक्कन उपद्रव आयोग के सिफारिश पर दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879 में पारित किया गया। जब ये विद्रोह कर रहे थे और जब उपद्रव फैला दिए थे ना, तब एक बनाया गया कमेटी जिसका नाम दिया गया दक्कन उपद्रव आयोग, और इसके सिफारिश पर दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879 में लाया गया और इसके तहत थोड़ी बहुत जो है सो इसको राहत दिया गया। दक्कन के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर की दरें अधिक होने के कारण भी किसानों पर ऋण का बोझ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लाया गया था तो रैयतवाड़ी में एक निश्चित टैक्स फिक्स कर दिया था पहले ही कि वो, और उस रैयतवाड़ी में था क्या कि जो टैक्स हुआ करता था, ये टैक्स उपज के आधार पर नहीं होता था, ये क्षेत्रफल के आधार पर होता था कि आपका इतना क्षेत्रफल खेत का है तो आप इतना टैक्स देवे करिएगा, समझ रहे? चाहे आपका खेत बंजर रहे या आपका खेत में उपज हो या नहीं हो, कोई बहस नहीं है। तो ये तो गलत बात था ना। तो इसी वजह से ये सारे कारण था जिसके कारण किसानों पर ऋण क्या हो रहा था? धीरे धीरे बढ़ रहा था। आप किसान का खेत में फसल होगा नहीं, आप क्षेत्रफल माप करके उससे टैक्स लीजिएगा, तो बताइए वो कहाँ से देगा लेकर के। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। चलिए, 1860 के दौरान ब्रिटेन में ये गड़बड़ लिखा गया, ब्रिटेन में कोष की मांग बढ़ने पर, ये गड़बड़ लगता है, लाइन हो गया है। 1860 के दौरान ब्रिटेन में मांग बढ़ने पर साहूकारों ने रैयतों को अधिक ऋण दिया। टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, चलिए इसको यहीं रहने दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ से, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको सही करके फिर डाल देंगे हम। PDF जो भी देंगे निकाल करके वो सही करके देंगे। चलिए अगला सवाल है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? बताइए कौन होगा? हैदराबाद का निज़ाम। ये बगावत नहीं किया था, ये मदद कर रहा था अंग्रेज को, ठीक है, ये अंग्रेज को मदद कर रहा था। ऐसा ही विभीषण भारत में बैठा था, तब अंग्रेज 200 वर्ष तक रहा है कि नहीं? नहीं तो 2 दिन भी अंग्रेज टिक नहीं पाता, बस इसी के जैसा लोग था। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका। हैदराबाद का निज़ाम, ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। हैदराबाद के निज़ाम ने सर्वप्रथम 1798 में सहायक संधि कर लिया था। वेलेस्ली का सहायक संधि, याद रखिएगा, वेलेस्ली का सहायक संधि करने वाला पहला जो साम्राज्य था वो यही था, निज़ाम ही था। 1798 में वेलेस्ली से क्या कर लिया था? सहायक संधि कर लिया था। सहायक संधि में क्या होता था कि सहायक संधि आप हमसे कर लीजिए और हमारी सेना ही, आप अपनी सेना को ख़त्म कर दीजिए और हमारी सेना ही क्या करेगी? अब आपके साम्राज्य की रक्षा करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप अपंग हो गए, आपके पास सेना नहीं है, अंग्रेजी सेना का प्रयोग कर रहे हैं। जब मन होगा देगा, जब मन होगा नहीं देगा, और जब मन होगा तोड़े थुरवाई देगा, है कि नहीं? तो उसी तरह की बात हो गई। तो इसी को कहा गया सहायक संधि, ठीक है ना। आपको सहायता तब करेंगे, किसी दूसरे राजा से बचाएंगे, जब आप हमारी सेना को रखिएगा तब। तो ये पहली सहायक संधि करने वाला कौन बना? निजाम बना 1798 में हैदराबाद। चलिए, विजयनगरम के राजा के द्वारा 1784 में कंपनी के विरुद्ध क्या कर दिया गया था? विद्रोह किया गया था। मतलब विजयनगरम का जो राजा था ना, वो विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगरों ने 1799 में विद्रोह किया। पोलीगर विद्रोह हम लोग पढ़े भी हैं। त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने 1808 से 9 में विद्रोह किया। बेलूथम्पी विद्रोह भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना साहब। तो ये सारे विद्रोह किए थे, बस एक ही था, वो क्या कहते हैं, हैदराबाद का निज़ाम, जो अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया और ये विद्रोह नहीं किया था, ठीक है ना। चलिए, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है, कहा जाता था कि उनकी साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। इसका कथन कोई भी सही नहीं है, आंसर ई हो जाएगा।
आंसर ये हो जाएगा। और बता देते हैं इडुटेरिया वगैरह में देखिएगा तो आंसर दिया हुआ है दिल्ली टू पालम, चांदनी चौक से पालम, ठीक है, इडुटेरिया वगैरह में, लेकिन आंसर इसका ई होगा। ठीक है साहब, क्या बोले? हाँ बता देते हैं किसके बारे में बोले थे। चलिए, बहादुर शाह का शासन काल जो 1837 से लेकर के कब तक रहा, 1858 तक। आप पता है कि 1857 में जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके बाद मुगल सम्राट के पदों को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था और इसे पेंशन पर भेज दिया था। ठीक है साहब। और 1857 की क्रांति में इन्हें गिरफ्तार कर करके बर्मा के रंगून जेल में भेज दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1862 में हो गई थी। और जो ऑप्शन आप देखे थे कि इसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था ना, ये नासिर उद्दीन महमूद तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था और इसका जो साम्राज्य था ना वो रह गया था कहाँ से कहाँ तक, चांदनी चौक से पालम तक। इसलिए ये कहा गया क्योंकि चांदनी चौक और पालम दोनों दिल्ली में ही है और इसका साम्राज्य इतना सिकुड़ करके छोटा हो गया ना, केवल चांदनी चौक टू पालम हो गया था। समझ रहे हैं, एकदम छोटा साम्राज्य इसका हो गया था। तो याद रखिएगा किसका, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये दिल्ली, हाँ चलिए ये हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, बताइए। मतलब ऐसा कौन कौन सा 1857 की क्रांति पर आए हुए हैं, तो जिनको पढ़ाए हुए बताइए कि ये क्या क्या कारण था। बहुत सारे कारण हम लोग बताए थे, कौन सा कारण नहीं था, कारण नहीं था उसको खोजना है। देख रहे हैं निगेटिव सेंस में पूछ रहा है और हम भी जब सवाल देते सर आप नहीं जोड़ देते हैं, इसी तरह देता है ना वो, देख रहे हैं ना। चलिए, ईसाई धर्म, अच्छा फैलाने लिखा गया है, फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, क्या ये विरोध का कारण नहीं था क्या, ये तो था ना। ईसाई धर्म का प्रचार करना चाह रहा था, भारतीय धर्म को नाश करना चाह रहा था, तो पूछ रहा नहीं वाला, ये तो था ही, तो आंसर नहीं होगा। जो सही होगा, जहाज पर जाने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया, ये भी कारण था। हम बोले थे ना कि समुद्र को लांघना, क्या सोच रहा था वो, ये हिंदू धर्म के विरोध समझ रहा था। चलिए, भत्ते की रोक, आपको बताया था कि भत्ता भी रोक दिया था, वेतन भी कम कर दिया था, तो ये भी इसका कारण था। अधिकारियों की अक्षमता, क्या होगा, यही होगा, अधिकारियों की अक्षमता, यह कारण नहीं था। क्या अधिकारी जो लोग थे अक्षम थे क्या, नहीं, अधिकारी से कोई वास्ता नहीं था, अधिकारी के विरुद्ध थोड़े आंदोलन हुआ था। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी 1857 की क्रांति से बहुत सारे फैक्ट हम लोग किए हैं 65वीं और 66वीं में, तो आप लोग 1857 की क्रांति से वहाँ से सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे हम। चलिए अगला सवाल है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, तो क्या हो जाएगा, नेहरू जी। आप देख लीजिए, कांग्रेस का जो भी अधिवेशन अगले सेट में जितना भी आएगा, जितना हम इस डिस्क्रिप्शन में कराए हैं, याद रखिए 99% वही सारी चीज़ें आएगा। अगर कांग्रेस से सवाल इस बार भी पूछा जाएगा तो उतना से ही आने वाला है। चलिए साहब, तो याद रखना है नेहरू जी, और उसके बाद याद रखना है सुभाष चंद्र बोस कब बने थे, 1938 में बने थे और 1939 में बने थे, लेकिन फिर ये इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे साहब। तो सब लोगों को याद है। तो वल्लभ भाई पटेल कहाँ बने थे, 1931 में बने थे, कहाँ बने थे, कराची में बने थे। और पहली बार क्या हुआ था, ये मौलिक अधिकार का मांग, क्या हुआ था, मौलिक अधिकार का मांग हुआ था। तो हम लोग पूरा रट चुके हैं। चलिए, उसके बाद नेहरू जी के बारे में बता दी है, मौलाना मोहम्मद अली ये नहीं बने थे, बस ऊपर से डाल दिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, क्या हो जाएगा इसका, दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्रगत टूर, उसके बाद ब्रिटिश क्या कहते हैं सार्वजनिक सभा, इन सारे चीज़ों का ये स्थापना किए थे और पत्रिकाएं जारी किए थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, वयोवृद्ध नेता, क्या बोलेंगे, वयोवृद्ध नेता के नाम से कौन जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा साहब, ठीक है ना। तो इस सेट में हम लोग अभी इतना ही करने वाले हैं, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले सेट में करेंगे इसको।